सन वून अब एक गॉड बन चुका है और अब उसे अपनी पहली स्टार्टिंग रेस चूज करनी है। पहले वो फ्रॉगमैन के बारे में सोचता है क्योंकि उसे इंसेक्ट रिलेटेड पावर्स मिली थी, लेकिन वो जल्दी ही इस आइडिया को ड्रॉप कर देता है। उनकी ट्राइब्स की पॉपुलेशन 500 से ज्यादा है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करना अभी के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए वो एक छोटी और मुसीबत में फंसी हुई रेस ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक्सपेल्ड लिजर्डमैन के एक ग्रुप पर पड़ती है और वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। वो वीक हैं, थके हुए हैं, जख्मी हैं और मोस्टली बूढ़े हैं। अपनी जमीन से निकाले जाने के बाद वो अपनी पूरी उम्मीद खो चुके हैं। सन वून के लिए वर्ल्ड कॉन्कर करने का ये एक आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट है। इस सबसे पहले सन वून पेरिश्ड वर्ल्ड नाम की स्ट्रैटेजी गेम का कई सालों तक एक अनबीटेबल प्लेयर था। एक दिन फाइनल मैच के बाद वो अचानक सीधा गेम के अंदर खींच लिया जाता है और वो अकेला नहीं है। दूसरे वर्ल्ड्स के बेस्ट प्लेयर्स को भी यहां घसीटा गया है। उनका मिशन सिंपल है, गॉड्स बनकर सिविलाइजेशंस पर रूल करना और उन्हें अल्टीमेट डोमिनेशन तक लीड करना। जो गॉड लास्ट तक खड़ा रहेगा वो इस दुनिया का ट्रू गॉड बन जाएगा और सब कुछ हासिल करेगा। जो फेल होंगे उन्हें मौत मिलेगी। वापस लिजर्डमैन पर आते हैं। उनकी करंट कंडीशन देखकर सन वून इजीली उनका गॉड बन सकता है। बस एक सिंगल मिरेकल की जरूरत है और वो सबसे वीकेस्ट मेंबर से स्टार्ट करने का डिसाइड करता है, एक वुंडेड लिजर्डमैन जो मुश्किल से ट्राइब के साथ चल पा रहा है। जैसे ही वो इंजर्ड और भूखे लिजर्डमैन डेजर्ट से गुजर रहे होते हैं, वो शॉक में फ्रीज हो जाते हैं जब वो एक इंजर्ड एनिमल को जमीन पर हेल्पलेस पड़ा देखते हैं, जो बेसिकली उनके खाने के लिए ही वहां रखा गया था। वो डेस्परेट लिजर्डमैन बिना एक सेकंड सोचे उस अनजान शिकार पर टूट पड़ते हैं, बिल्कुल पागल हो जाते हैं और सब कुछ खुद हड़पना चाहते हैं। पीछे खड़े बूढ़े और बीमार लोग अंदर से टूट जाते हैं, ये जानते हुए कि उनके खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। हेल्दी लिजर्डमैन सारा मांस और टेस्टी पार्ट्स खा जाते हैं और पीछे सिर्फ हड्डियां छोड़ते हैं। वो ग्रीडी ग्रुप बची हुई हड्डियों को भी चबाने लगता है जब तक कि एक बेनेवलेंट लिजर्डमैन उन्हें रोक नहीं देता। वो सारी बची हुई बोन्स उठाता है और उन्हें बीमार और बूढ़े लोगों को खाने के लिए ऑफर करता है। वो बेचारे लोग हड्डियों के लिए भी ग्रेटफुल हैं और ऐसे खा रहे हैं जैसे ये उनकी जिंदगी का आखिरी खाना हो। हेल्दी लिजर्डमैन अपने बेनेवलेंट फ्रेंड के इस जेस्चर से खुश नहीं होते। उनके लिए बूढ़े और बीमार लोगों को ये स्क्रैप्स खिलाना वेस्ट है, क्योंकि वो वैसे भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाले। उनके जख्म और खराब हो चुके हैं। ये कोई मिरेकल ही है कि वो अभी तक जिंदा हैं। लेकिन वो बेनेवलेंट लिजर्डमैन उन्हें उस वक्त की याद दिलाता है जब उनमें से एक इंजर्ड मेंबर, जिसका नाम रैक है, उसने अपनी जान रिस्क में डालकर उन्हें एक सेबर टूथ से बचाया था। इसलिए सेल्फिश होने के बजाय उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर भी ये सच नहीं बदलता, कम से कम हेल्दी लिजर्डमैन के लिए, कि इंजर्ड और बीमार लोग इवेंचुअली मरने ही वाले हैं। वो आपस में बहस करते रहते हैं जब तक रात नहीं हो जाती और सब फाइनली सो जाते हैं। जब सब चैन से सो रहे होते हैं, रैक अपने शोल्डर पर लगे रॉटिंग वूंड की वजह से स्ट्रगल कर रहा होता है। दर्द में कराहते हुए वो एक ब्लू बटरफ्लाई को नोटिस करता है जो शायद उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। फाइनली रैक खड़ा होता है और उस ब्यूटीफुल क्रिटर का पीछा करने लगता है। कुछ लिजर्डमैन रैक को जाते हुए देखते हैं और अज्यूम करते हैं कि वो शायद ट्राइब को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है, लेकिन रैक वो बस अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से जा रहा है। उसने ऊपर कुछ अजीब चीज नोटिस की है और वो देखना चाहता है कि आखिर वो है क्या। शायद उसे वहम हो रहा है क्योंकि सिर्फ वही था जिसने उस पर रिएक्ट किया। भले ही वो सिर्फ इल्यूजन हो, वो चेक करना चाहता है। और जब वो ऊपर पहुंचता है, उसे ढेर सारे बीटल्स एक साथ चिपके हुए मिलते हैं, पूरा एक बफेट। रैक प्लेजेंटली शॉक हो जाता है, ये रियलाइज करके कि उसने सबके पेट भरने लायक खाना ढूंढ लिया है। इस पहली रेवलेशन के साथ नेबुला अपनी रेस एक्वायर करने के एक स्टेप और पास आ जाता है। जितने बीटल्स उसने भेजे हैं वो पूरी ट्राइब को कुछ दिन खिलाने के लिए काफी हैं। नेबुला के लिए ये काफी सरप्राइजिंग है कि ये लोग बिना किसी हंगामे के अपना ब्लेसिंग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। ये दिखाता है कि इन लोगों की विल पावर कितनी स्ट्रांग है। इवेंचुअली रैक उस गॉड पर भरोसा करने का फैसला करता है जिसने उन्हें खाना दिया। वो उसका नाम नेमलेस बीटल गॉड रखता है। ये नेबुला के लिए एक और सरप्राइज था, जो श्योर था कि उसका गॉड नेम बटरफ्लाई से रिलेटेड होगा। खैर, वो एक रेस मिलने से खुश है और खासकर इस कैंडिडेट रैक से खुश है, एक काइंड हार्टेड और सेल्फलेस लिजर्डमैन जिसने ब्लेसिंग को सबके साथ शेयर किया। नेबुला कन्विंस्ड है कि ये बंदा उसकी सिविलाइजेशन बिल्डिंग में एक क्रूशियल एसेट बनेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और लिजर्डमैन फाइनली अपनी सैंक्चुअरी ढूंढ लेते हैं। रैक का वो जख्म जो उसे परेशान कर रहा था, वो भी फाइनली हील हो चुका है। ये सब नेमलेस बीटल गॉड की ब्लेसिंग का कमाल है, या कम से कम रैक तो यही मानता है। वो दूसरों को भी उस बेनेवलेंट गॉड के बारे में कन्विंस करने की कोशिश करता है जिसने ये ब्लेसिंग्स भेजी हैं। रातों रात उसका जख्म भरना उसके लिए काफी सबूत है, यहां तक कि उसका शोल्डर स्कार अब बीटल जैसे ब्लैक स्केल से कवर हो गया है। अब इन ब्लेसिंग्स के साथ रैक खुद में कॉन्फिडेंट है और बफलो हंटिंग पर जाना चाहता है, ताकि वो अपनी नई ताकत और उन ब्लेसिंग्स को प्रूव कर सके जिन पर उसके साथी विश्वास नहीं कर पा रहे। वो अपना स्टांस लेता है और अपनी पूरी ताकत से स्पीयर फेंकता है, जो टारगेट ट्री को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर सबके जबड़े जमीन पर गिर जाते हैं। ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रेंथ लिजर्डमैन की फिजियोलॉजी से परे थी। ये समझने के लिए कि उन्हें ये जगह कैसे मिली और रैक बफलो हंट करने के लिए इतना डेड सेट क्यों है, हम कुछ दिन पीछे चलते हैं।
रैक एक बार फिर उन्हीं हेलुसिनेशन जैसे विजन्स को फॉलो कर रहा है और बाकी ग्रुप एक्साइटेड है कि शायद उन्हें एक और बीटल जैकपॉट मिल जाए। वो ईगरनेस के साथ उस रास्ते को फॉलो करते हैं जो सिर्फ रैक के विजन्स देख पा रहे हैं। लेकिन रैक उन्हें वार्न करता है कि सर्दी आने वाली है और बीटल्स ठंडी हवाओं की डायरेक्शन से आ रहे हैं। अगर वो उस तरफ चलते रहे तो वो ठंड से मर सकते हैं। ये बात उसके साथ ही लिजर्डमैन को परेशान करती है, जो सोचते हैं कि क्या उन्हें रैक के विजन्स वाले रास्ते पर चलना भी चाहिए। रैक खुद कंफर्म नहीं कर सकता कि ये विजन्स उन्हें किसी सही जगह ले जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो सिर्फ विजन्स पर रिलाई करके आगे बढ़ते रहते हैं। पता चलता है कि रैक इन विजन्स पर इसलिए डाउट कर रहा है क्योंकि नेबुला के पास अभी इनफ फेथ नहीं है। अगर रैक ना होता तो नेबुला डाउट करता है कि वो किसी चीज को इन्फ्लुएंस कर भी पाता या नहीं। अभी के लिए वो बस उम्मीद कर सकता है कि रैक बिलीव करता रहे। सिर्फ तभी वो उन्हें एक अनइमेजिनेबल फ्यूचर की तरफ लीड कर पाएगा। बिना ये जाने कि विजन सच में कहां ले जा रहे हैं, रैक उन्हें फॉलो करता रहता है और वो फाइनली एक सैंक्चुरी पहुंच जाते हैं। इस अनएक्सपेक्टेड सैल्वेशन से सबका फेथ बढ़ जाता है। नेमलेस बीटल गॉड उन्हें उनके सेफ हेवन तक ले आया है। नेबुला का गॉड लेवल 1 पॉइंट बढ़ जाता है और ऑफिशियली लेवल 2 हो जाता है। उसका सब एरिया भी 1 से बढ़ जाता है। ये लेवल अप एक नई स्किल अनलॉक करता है, इंसेक्ट सैंक्टिफिकेशन। ये स्किल नेबुला को एक प्रीस्ट चूज और डिजाइनेट करने देती है और ऑब्वियसली रैक इस रोल के लिए एक लौता फिटिंग कैंडिडेट है। रैक को मिली ब्लेसिंग उसे गॉड की विल फैलाने में मदद करेगी। बाद में उस रात जब रैक अपने लोगों के बीच चैन से सो रहा होता है, वो किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुनता है और एक ड्रीम वर्ल्ड में चला जाता है। वहां वो एक मिस्टीरियस पर्सन से मिलता है जो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही रैक उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, एक वाटर बफलो का स्कल अचानक उसके हाथ में आ जाता है। रैक इंस्टिंक्टिवली समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो स्कल उठाता है और उस मिस्टीरियस फिगर के सिर पर पहना देता है और बस ऐसे ही नेमलेस बीटल गॉड फाइनली रैक की आंखों के सामने मैनिफेस्ट होता है। ये पहली बार है जब वो उसे देख रहा है। सुबह होते ही वो सबको इस अजीब सपने के बारे में बताता है। बदले में उसके लोग पूछते हैं कि गॉड का इरादा क्या है और रैक को क्यों लगता है कि ये मिस्टीरियस डेटी बफलो सैक्रिफाइस मांग रहा है। बफलो हंट करने के लिए उन्हें डीप विल्डरनेस में जाना होगा, जो कि एक एक्सट्रीमली डेंजरस रिस्क है। लेकिन वो ये नहीं भूल सकते कि जिसने बफलो की डिमांड की है वो वही है जिसने उन्हें सेफ्टी तक पहुंचाया। फिर भी एक लिजर्ड मैन अपना डिसअप्रूवल दिखाता रहता है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि इस तरह के हंट के लिए पूरी ट्राइब को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिससे सब खतरे में आ जाएंगे। यहां तक कि रैक भी मानता है कि वो पूरी ट्राइब को खतरे में नहीं डाल सकता। फिर भी हंट तो होगा, लेकिन वो अकेला जाएगा। वापस प्रेजेंट में आते हैं। रैक के अपनी नई ताकत दिखाने के तुरंत बाद, जो पेड़ तोड़ने के लिए काफी थी, पूरी ट्राइब प्लेजेंट डिसबिलीफ में है। वाइज ओल्ड लिजर्ड भी इस अब्सर्डिटी पर सवाल उठाता है। रैक कभी मौत के करीब था, एक रॉटिंग वुंड के साथ, लेकिन अब बंदा यहां जैवलिन थ्रो से पेड़ तोड़ रहा है। जैसे किस्मत उनके साथ हो, रैक को पहाड़ी के नीचे पूरा एक बफलो हर्ड दिखता है। यहां बफलो देखना किसी मिरेकल से कम नहीं है। बफलो हर्ड हमेशा वही माइग्रेट करता है जिस जगह से वो पहले से फेमिलियर हो, तो इस हर्ड का रास्ता भटक कर यहां आना बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। रैक निटी ग्रिटी एक्सप्लेनेशंस की परवाह नहीं करता और एक भूखे जानवर की तरह आगे बढ़ता है। उसे बस हंटिंग की परवाह है और उन लोगों का पेट भरने की जिन्हें वो केयर करता है। एक सिंगल स्विंग के साथ वो एक बफलो के स्कल पर स्ट्राइक करता है और उसे इंस्टेंटली ढेर कर देता है। रैक ट्राइब के लिए ट्रेल ब्लेजर बन जाता है और सबको अपने वेपन्स के साथ मैदान में उतरने का कॉन्फिडेंस देता है। उसी दिन बाद में पूरी ट्राइब इकट्ठा होती है, सारे बफलो स्कल्स का ढेर लगाती है और एक पूरे बफलो को उल्टा लटकाकर सैक्रिफाइस करती है। सब कुछ तैयार होने के बाद रैक प्रेयर्स शुरू करता है। सब लोग ज्वाइन करते हैं, नेमलेस बीटल गॉड से प्रे करते हुए कि वो उनका सैक्रिफाइस एक्सेप्ट करे। नेबुला आसमान से सब कुछ देख रहा है। ऑफरिंग थोड़ी कच्ची है, लेकिन जो चीज सच में मैटर करती है वो है उनकी सिंसेरिटी, और नेबुला को जो स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ फेथ मिला है वो यही प्रूव करता है। इसलिए नेबुला कंप्लेन नहीं कर रहा। ऑनेस्टली एक नॉविस प्रीस्ट के हिसाब से ये काफी डिसेंट है। नेबुला डेफिनेटली उस जूसी फेथ बूस्ट को डिजर्व करता है, खासकर ये देखते हुए कि उसने इन लिजर्डमैन पर कितना वक्त और एफर्ट लगाया है। अभी के लिए रियल प्रॉब्लम ये फिगर आउट करना है कि लिजर्डमैन सर्वाइव कैसे करेंगे, क्योंकि नेबुला ग्रास या विल्डरनेस का गॉड नहीं है। वो हवा में से घास या पानी पैदा नहीं कर सकता, लेकिन याद रहे कि वो इंसेक्ट्स का गॉड है। पहले उसने इंसेक्ट्स यूज किए थे, मेनली ग्रास हॉपर्स। उसने इन क्रिटर्स को यूज करके ग्रासलैंड्स डिस्ट्रॉय किए और बफलोस को पहाड़ों से बाहर निकलने पर मजबूर किया। लेकिन इस वक्त लिजर्डमैन को एनिमल्स रेस करने की जीरो नॉलेज है। उन्होंने लिटरली बेबी बफलो को भी रेस करने के बजाय खा लिया। वैसे भी नेबुला जानता है कि इस स्टेज पर कैटल रेजिंग नॉलेज एक्सपेक्ट करना बहुत ज्यादा है। ये ओएसिस भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि फ्यूचर में लार्ज पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सके। अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो लिजर्डमैन कुछ ही साल सर्वाइव कर पाएंगे। अभी उन्हें फार्मिंग या हर्डिंग के बारे में कुछ नहीं पता, जिससे उनका फ्यूचर ब्लीक लग रहा है। ऑफ कोर्स नॉलेज और स्किल्स ऐसी चीजें नहीं हैं जो आप रातों रात मैजिकली सीख लो और उन्हें डायरेक्टली सिखाना रूल्स ब्रेक करना होगा। इसमें वक्त लगेगा, लेकिन नेबुला श्योर है कि वो इवेंचुअली सही ट्रैक पर आ जाएंगे।
वो इस प्रोसेस को शुरू करता है अपने करंट प्रीस्ट को एक छोटी सी ब्लेसिंग देकर। अगले दिन सैक्रिफाइस के बाद रैक उस ऑल्टर को एग्जामिन कर रहा है जो बफलो बोन्स से बना है। पिछली रात उसे एक बहुत डिस्टर्बिंग सपना आया जो धुंधला था पर काफी अनसेटलिंग था। जब उसका दोस्त जेल उसके बारे में पूछता है, रैक एक्सप्लेन करता है कि सपने में ऑल्टर बुरी तरह कांप रहा था। उनका ओएसिस सूख रहा था, पकड़ने के लिए कोई मछली नहीं बची थी और जमीन पर इतनी फार्मिंग हो चुकी थी कि और प्लांट्स उगाना इम्पॉसिबल हो गया था। लेकिन जेल मानता है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनका गॉड क्लियरली उनका ख्याल रख रहा है। रैक भी उनके गॉड में पूरे दिल से मानता है और उसे इमेंस कॉन्फिडेंस है। लेकिन क्या हो अगर उस सपने में दिखाई गई चीजें एक्चुअली वार्निंग्स थीं? अगर वो इन साइंस को समझने में फेल हुए और अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं किया तो ये गॉड की विल के खिलाफ जाने से अलग नहीं होगा। यही बात रैक की नर्व्स खराब कर रही है। जैसे ही वो ऑल्टर के ऊपर बैठता है वो कुछ अलार्मिंग नोटिस करता है और जेल को देखने के लिए बुलाता है। दूर से उन्हें एक ग्रुप सीधा उनके ओएसिस की तरफ मार्च करता हुआ दिखता है। रैक तुरंत समझ जाता है कि सपने में ऑल्टर क्यों कांप रहा था। उनकी फॉर्मेशन और डस्ट क्लाउड को देखकर लिजर्डमैन का ये हर्ड जो उनकी तरफ आ रहा है डेफिनेटली गुड न्यूज नहीं है। रैक और उसका दोस्त उन्हें इंस्टेंटली पहचान लेते हैं। उनके ब्लू स्केल्स, उनका हल्किंग साइज और वो बीस्ट्स जिन पर वो सवार हैं, ये सब एक ही चीज सिग्नल करते हैं, द ब्लू लेदर ट्राइब। वही ट्राइब जिसने उनका पुराना घर छीना था और रैक के ग्रुप को एग्जाइल में भेजा था। देखकर लगता है कि ये लोग ऑक्यूपाई और डिस्ट्रॉय करने के लिए अगली जगह ढूंढ रहे हैं। क्योंकि ओएसिस दूर से दिखाई नहीं देता, वो कोइंसिडेंटली सीधा इस डायरेक्शन में मार्च कर रहे हैं। रैक बस उम्मीद कर सकता है कि वो बिना कुछ नोटिस किए वहां से गुजर जाएंगे, या ऐसा उन्होंने सोचा था जब तक ओएसिस के एक लाउड माउथ स्काउट ने ब्लू लेदर ट्राइब पर चिल्लाया नहीं और तुरंत उनका ध्यान खींच लिया। उन्होंने गलती कर दी है, लेकिन रैक इसे बैड लक मानने से इनकार करता है। शायद ये एक्चुअली बेहतरी के लिए है। शायद ये वो मिशन है जो उनका गॉड उनसे पूरा करवाना चाहता है। एक मिशन उन लिजर्डमैन को असिमुलेट करने का जिन्हें ब्लू लेदर ट्राइब ने कैप्चर किया है। ये मिशन है ब्लू लेदर ट्राइब को अपने लोगों के साथ मर्ज करने का। ये गॉड की विल ही होनी चाहिए, वरना कोई तरीका नहीं है कि उनका डेटी उनके पुराने राइवल को सीधा ओएसिस की तरफ भेजता। और जब रैक उन फेमिलियर ब्लू बटरफ्लाइज को आसपास उड़ते हुए देखता है, उसका शक यकीन में बदल जाता है। ये डिवाइन विल है और वो इस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। उसका काम सिंपल है, गॉड के अपोस्टल का रोल प्ले करना। नेबुला की तरफ कट करते हैं, जो सब कुछ होते हुए देख रहा है। वो रैक पर बहुत प्राउड फील कर रहा है। रैक को ब्लू लेदर ट्राइब पर जीत हासिल करनी होगी और उन्हें अपने साथ मिलाना होगा ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़े और नई एडवांसमेंट्स ट्रिगर हों। जो चीज नेबुला को सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो है रैक की डिसीजन मेकिंग। उसने ये रास्ता खुद चुना। ये दिखाता है कि रैक एक पावरफुल विल वाला क्रीचर है। और वैसे वो पहले ही लेवल 14 पर है। इवन जब वो एनिमी ग्रुप को फेस कर रहा था, उसने तब भी उनके साथ एलाई करने की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा। वो स्ट्रॉन्ग विल उसे फ्यूचर लीडरशिप के लिए एक प्राइम कैंडिडेट बनाती है। नेबुला को अब बस रैक का फेथ इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि उसके डिसीजंस नेचुरली नेबुला के इंटरेस्ट के साथ अलाइन करें। ब्लू लेदर ट्राइब के लीडर की तरफ कट करते हैं। वो मोटा बास्टर्ड मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या ये ओएसिस उनका है। हमारे लिजर्डमैन दुगने गुस्से के साथ जवाब देते हैं, इन आवारा लोगों को अपने इलाके से निकल जाने को कहते हैं। वो मोटा लीडर एक और स्टूपिड सवाल पूछता है, इस जगह में ऐसी क्या खास बात है? रैक आगे बढ़ता है और शांति से एक्सप्लेन करता है कि ये जगह उनके गॉड का निवास है, नेमलेस बीटल गॉड का रेल्म। जैसा एक्सपेक्टेड था, चीफ्टन फिर से मजाक उड़ाता है, ये न समझते हुए कि एक गॉड रैक जैसे बारबेरियन से क्यों बात करेगा। वो बात करके थक चुका है। वो रैक को तुरंत निकलने का ऑर्डर देता है। अगर वो शांति से चले जाते हैं तो वो प्रॉमिस करता है कि उन्हें कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। रैक पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, ये क्रिस्टल क्लियर करते हुए कि ब्लू लेदर ट्राइब उन्हें हरा नहीं सकती, चाहे उनकी गिनती कितनी भी हो। ऑफ कोर्स चीफ्टन सोचता है कि रैक पागल है जो इस ओवरवेलमिंग डिसएडवांटेज को इग्नोर कर रहा है। लेकिन रैक वो सैसी कॉन्फिडेंस स्माइल बनाए रखता है और अपनी सांस बर्बाद करने के बजाय सीधा लीडर को चैलेंज करता है। अनसरप्राइजिंगली वो बिग बॉस गुस्से में आ जाता है कि उसे किसी ऐसे ने चैलेंज किया जिसे वो अपने से नीचे मानता है। रैक मीनवाइल ब्लू लेदर ट्राइब को होमलेस लैम्स बुलाता है जिनके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो उन्हें एक मौका दे रहा है, गॉड की ब्लेसिंग के नीचे रहने का एक मौका। वो मोटा बास्टर्ड जोर से हंसता है जैसे रैक ने दुनिया का सबसे फनी जोक सुना दिया हो। वो इस गॉड वाली बकवास को बिल्कुल नहीं मानता। उसके लिए जिसके पास ताकत है वही रूल करता है। और रैक आउटनंबर्ड है, फिर भी रैक की विल डगमगाती नहीं है। वो अपना स्टांस लेता है और क्लियर कर देता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। तब तो बिल्कुल नहीं, जब वो अपने गॉड पे पूरा ट्रस्ट करता है। अपना सब्र खोते हुए ब्लू लेदर चीफ्टन अपने बीस्ट पर बैठकर आगे बढ़ता है, रैक को एक ही बार में कुचलने के लिए तैयार। रैक अपने गॉड से प्रे करता है कि उसे वो ताकत दे जो इस दुश्मन को हराने के लिए जरूरी है। जैसे ही बीस्ट पास आता है, रैक का एक लौता वेपन पूरी तरह टूट जाता है और मॉन्स्टर अपना पंजा फिर से उसे कुचलने के लिए घुमाता है। ठीक उसी वक्त नेबुला को दो सिविलाइजेशंस के बीच क्लैश का सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है।
फिर एक और नोटिफिकेशन आता है जो ऑफिशियली इन लिजर्डमैन को नेबुला की ट्राइब रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि उसने उन्हें क्लोजली नर्चर किया है और वो काफी टाइम से उसके डोमेन में रह रहे हैं। ये अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट एक ब्रांड न्यू स्किल अनलॉक करता है जो करंट बैटल के लिए एक कंप्लीट गेम चेंजर है। जब नेबुला इसे एक्टिवेट करता है, हम वापस रैक पर कट करते हैं, ठीक तब जब वो हमला लगने ही वाला होता है। लेकिन इम्पैक्ट से ठीक पहले नेबुला रैक की बॉडी में डिसेंड करता है। बीस्ट का पंजा जोर से नीचे लगता है, जिससे ब्लू लेदर चीफ्टन खुश हो जाता है, ये सोचते हुए कि रैक कुचला गया। लेकिन उसकी खुशी तुरंत मर जाती है जब वो रैक को दूर खड़ा देखता है, जिसने लास्ट पॉसिबल सेकंड में अटैक डॉज कर लिया। नेबुला अब उसके अंदर है, उसे मैसिव पावर बूस्ट और एजिलिटी दे रहा है जो रैक के पास पहले कभी नहीं थी। चीफ्टन फिर से अटैक करता है, ये क्लेम करते हुए कि इस बार वो मिस नहीं करेगा। नेबुला अपनी फोरसाइट एक्टिवेट करता है और उस मोटे लिजर्ड के स्टैट्स देखता है। एरोगेंट और खुद से भरा होने के बावजूद चीफ्टन के स्टैट्स पेनफुली ऑर्डिनरी हैं, इतने वीक कि रैक उन्हें बिना नेबुला के भी हैंडल कर सकता था। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जिस बीस्ट पर वो सवार है उससे डील करना आसान नहीं होगा, खासकर चीफ्टन से लड़ते हुए। उस बीस्ट को मने डी रैक कहते हैं। यही वजह है कि नेबुला रैक को पोजेस कर रहा है। ये स्किल रैक को एक नया स्टैट देती है जिसे डिविनिटी कहते हैं, जो लेटर डी से रिप्रेजेंट होता है। एक सिंगल डी का मतलब है 200 एट्रीब्यूट पॉइंट्स। क्योंकि रैक के हर एट्रीब्यूट के साथ 3 डी अटैच्ड हैं, उसका हर एट्रीब्यूट इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ 30 से सीधा 630 पर जंप कर जाता है। इसलिए रैक लाइटनिंग स्पीड से अपने दुश्मन की तरफ दौड़ता है और लिटरली उस मैसिव डी रैक को अपने नंगे हाथों से पलट देता है बिना पसीना बहाए। देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये रिएक्शन वही है जो नेबुला एक्सपेक्ट कर रहा था। यहां तक कि वो मोटा चीफ्टन भी डिसबिलीफ में है, अपने सामने की रियलिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा है। वो अज्यूम करता है कि ये जरूर कोई ट्रिक होगी। अपने गिरे हुए डी रैक के नीचे से रैंकर निकलने के बाद वो रैक की तरफ एक डैगर लेकर लपकता है, सीधा उसके चेस्ट पर निशाना लगाकर। लेकिन रैक इस फाइट को उस बास्टर्ड के चेहरे पर एक ह्यूमिलिएटिंग ईगो शैटरिंग थप्पड़ मारकर खत्म करता है। थप्पड़ इतना जोरदार था जैसे मेरी माँ का हाथ हो। एक ही झटके में चीफ्टन के घुटनों से जान निकल गई। उनके लीडर के गिरते ही रैक बाकी सबको डेयर करता है कि अगर किसी में हिम्मत है तो आगे आए। बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा नेबुला ने प्रेडिक्ट किया था। सब अपने वेपन्स नीचे डाल देते हैं और पोलाइटली रैक के सामने सरेंडर कर देते हैं। जब सब शांत हो जाता है, रैक को अपनी बॉडी पर वापस कंट्रोल मिलता है। वो अभी भी डिनायल में है कि आखिर हुआ क्या। एक लौती एक्सप्लेनेशन जो वो सोच सकता है वो ये है कि उसके गॉड ने उसे पोजेस किया था। उसी दिन बाद में नए जुड़े हुए लिजर्डमैन ऑल्टर के आसपास जमा होते हैं और फाइनली उन्हें खाना मिलता है। वो शॉक रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि रैक का ग्रुप वही लोग हैं जो बहुत पहले विल्डरनेस में गायब हो गए थे। उनकी स्केल का कलर उन क्रूअल कंडीशंस की वजह से बदल गया जो उन्होंने फेस की थी। ग्रे लिजर्डमैन प्राउडली अपनी जर्नी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने नेमलेस बीटल गॉड को फॉलो किया जिसने उन्हें इस सैंक्चुअरी तक गाइड किया, वरना वो विल्डरनेस में एक एक करके मर जाते। ब्लू लिजर्ड्स को एक बेनेवोलेंट गॉड का आइडिया काफी फैसिनेटिंग लगता है। ऑनेस्टली वो इसमें से किसी भी बात पर यकीन नहीं करते अगर रैक में वो इनह्यूमेन स्ट्रेंथ ना दिखाई होती, ऐसी स्ट्रेंथ जो क्लियरली नॉर्मल से परे थी। कट टू रैक और उसका दोस्त जेल। जेल ब्लू लेदर ट्राइब के साथ जो कुछ भी हुआ उसे लेकर काफी वरीड है। इस नई ट्राइब के ओएसिस में ज्वाइन होने से उनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो गई है, ऑलमोस्ट 600% इंक्रीज। इस हिसाब से जल्दी ही यहाँ के रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे और वो वापस उसी मिजरेबल सिचुएशन में आ जाएंगे जहां से वो भागे थे। लेकिन लगता है रैक को पहले से पता है कि उन्हें क्या करना है। वो ये जगह छोड़ रहे हैं। ऑफ कोर्स जेल को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बिना किसी प्रॉपर डेस्टिनेशन के वापस विल्डरनेस में नहीं भटक सकते। लेकिन रैक मानता है कि उनके गॉड ने अपनी मर्जी पहले ही बता दी है। जेल की चिंताओं का जवाब उनके नए जुड़े हुए भाइयों के पास है। वो कैटलिस्ट बनेंगे और यूनिटी के जरिए वो आगे का रास्ता ढूंढ निकालेंगे। अगला दिन आता है। कुछ ग्रे लिजर्डमैन उस ब्लू लेदर ट्राइब के मरे हुए लीडर के बीस्ट को टेम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे, उनमें से एक बड़े लिजर्डमैन का नाम यूरी है। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वो इस पागल जानवर को टेम नहीं कर पा रहे। तभी रैक वहां पहुंचता है और उसकी फेमिलियर प्रेजेंस से वो ड्रैक पसीने पसीने हो जाता है। उस क्रीचर को याद आ जाता है कि कैसे वो एक सिंगल स्विंग में नॉकआउट हो गया था। एक हॉन्टिंग मेमोरी जो उस बेचारे को कांपने और पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। लेकिन रैक यहां बस इस बड़े जानवर को खाना खिलाने आया है। वो उसे कुछ रूट्स ऑफर करता है। ऑफ कोर्स क्रीचर हेजिटेट करता है, लेकिन इवेंचुअली रूट्स को निबल करने लगता है, जिससे सब शॉक रह जाते हैं। आखिर वो अपनी जान लगा रहे थे इस जानवर को टेम करने में। फिर भी रैक की प्रेजेंस में मॉन्स्टर इंस्टेंटली फ्रेंडली मोड में स्विच हो जाता है। उसके साथ ऐसे घुल मिल जाता है जैसे वो सदियों से दोस्त हों। रैक फिर उसे और मूलियां खाने को देता है। क्योंकि गॉड ने इस क्रीचर को जिंदा छोड़ना चूज किया तो जरूर इसमें कुछ खास होगा, या कम से कम रैक तो यही मानता है। यही वजह है कि वो इस क्रीचर को खिला पिलाकर अपने गॉड की विल का सम्मान कर रहा है। सब कुछ खत्म करने के बाद क्रीचर और खाने के लिए इधर उधर देखता है, लेकिन रैकमन उनकी डिजायर्स के आगे झुकेगा नहीं। उसे पेशेंट होना सीखना होगा। क्रीचर अप्रूवल में सिर हिलाता है
और रिलक्टेंटली पीछे हट जाता है, बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसका नया मास्टर चाहता है। इसके साथ रैक वहां से निकलता है, अपने साथियों को बोलते हुए कि अगर मनून कोई और हंगामा करे तो उसे बताएं। लगता है यूरी ने इस सिचुएशन से कुछ सीखा है, लेकिन डिसाइड करता है कि वो बाद में बोलेगा। फिर हम कट करते हैं रैक पर, जो एक ब्लू लिजर्ड मैन का इंटरव्यू ले रहा है। पता चलता है कि इस ब्लू बंदे के पास वेपन्स क्राफ्ट करने की स्किल्स हैं। वो उनके लीडर के अजीब और सख्त रूल्स थे जिसने उसे रोक रखा था। अगर उसे प्रॉपर रिसोर्सेज मिले होते तो वो और भी बेहतर वेपन्स बना सकता था। करंट इशू लकड़ी की अवेलेबिलिटी है। उसने वेपन मेकिंग के लिए बची कुची लकड़ी फ्यूल के तौर पर यूज कर ली। वेपन्स और मटेरियल्स के बारे में सारी डिटेल्स लेने के बाद रैक उस आदमी को भेज देता है, ये प्रॉमिस करके कि वो कल फाइनल डिसीजन के साथ मिलेगा। अगला लिजर्ड मैन जो आगे आता है वो एक बूढ़ा आदमी है जिसका लेफ्ट हैंड गायब है। वो खुद को एक वॉन्डरर बताता है, एक ऐसा इंसान जो जगह जगह भटकता है घर की तलाश में। अपने ट्रैवल्स के दौरान उसने रास्तों को पहचानना सीखा। उसने कुछ ऐसी लैंड्स डिस्कवर की हैं जहां नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं कि वो उनकी करंट पॉपुलेशन को सस्टेन कर सके। हालांकि वो श्योर नहीं है कि वो जमीनें अभी भी खाली हैं या नहीं। काफी चांसेस हैं कि दूसरे वॉन्डरर्स या ट्राइब्स ने उन पर कब्जा कर लिया हो। रैक इस बात से घबराता नहीं है। अगर वो ऑक्यूपायर्स हॉस्टाइल हुए तो वो उन्हें हराकर उनकी जमीन छीन लेगा। वॉन्डरर रैक के डिसीजन को एक्नॉलेज करता है और जो भी उसने प्लान किया है उस पर भरोसा करने को तैयार है। रैक एक और सवाल पूछता है, क्या वो उसी गॉड पर भी भरोसा और विश्वास करने को तैयार है? वॉन्डरर आसमान की तरफ इशारा करके जवाब देता है, वो सितारों में अपना विश्वास रखता है। रात में वो एक्सप्लेन करता है, अगर कोई सितारों के रास्ते समझना सीख ले तो वो कभी अपना रास्ता नहीं भटक सकता। रैक प्रॉमिस करता है कि वो भी सितारों में अपना विश्वास रखेगा अगर वॉन्डरर अगले कुछ दिनों में अपनी बात साबित कर पाए। इसके बाद वॉन्डरर कुछ वक्त रैक को स्टारगेजिंग के बारे में सिखाने में बिताता है। जब वो अपना सारा ज्ञान रैक को दे देता है, वो चाहता है कि रैक अगली रात उसी वक्त सितारों को ऑब्जर्व करे। तभी यूरी रैक से मिलने आता है। क्लियरली उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। एक पल के लिए रैक को लगता है कि ये मनून के बारे में है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हालांकि यूरी एक इंटरेस्टिंग बात बताता है, मनून खाने को लेकर थोड़ा अनहैप्पी दिख सकता है, लेकिन अगर उसे टाइम पर खाना मिले तो वो किसी कुत्ते की तरह डोसाइल रहता है। यूरी के विजिट का असली रीजन ये है कि उसने अफवाहें सुनी हैं कि सब लोग जल्दी ही यहां से ट्रैवल करने वाले हैं और इसके लिए उन्हें खाना प्रिपेयर करना होगा ताकि वो सफर के दौरान भूखे न मरे। आज यूरी ने नोटिस किया कि कैसे रैक ने एक भुक्कड़ ड्रैग को ऐसे टेम कर लिया जैसे वो कोई पालतू कुत्ता हो। इससे उसके दिमाग में एक आइडिया आया, वो उन बफलोज को भी टेम करने की कोशिश कर सकते हैं और अपना फूड सप्लाई सिक्योर कर सकते हैं। इस एपिफनी के साथ रैक की ट्राइब एक नई सर्वाइवल स्किल डिस्कवर करती है, लाइव स्टॉक फार्मिंग। देखो, हिस्ट्री में इंसानों ने दो मेजर सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज फॉलो की हैं। पहली है एग्रीकल्चर और दूसरी है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। अगर नेबुला को दोनों में से चूज करना पड़ता तो वो एग्रीकल्चर चूज करता, क्योंकि इसे लॉन्ग टर्म सस्टेन करना आसान है। हिस्ट्री इसका सबूत है। हमारे पूर्वज और अर्ली सिविलाइजेशंस सब नदियों के पास बसे थे, लेकिन जिस स्पीसीज पर नेबुला रूल कर रहा है वो इंसान नहीं है। लिजर्डमैन के पास स्ट्रॉन्ग फिजिक और नेचुरल एनवायरमेंटल अडेप्टेबिलिटी है। ये देखते हुए लिजर्डमैन लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में कहीं बेहतर परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ने के लिए उन्हें टूल्स बनाना और यूज करना सीखना होगा। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं, वो स्मिथिंग स्किल्स वाला ब्लू लिजर्डमैन लोहे से वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है। नेबुला खुश है कि वो पहले ही प्रिमिटिव आयरन टूल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। भले ही ये ब्रॉन्ज से वीक हो, पर अभी के लिए काम चल जाएगा। इनफैक्ट ये उस ट्राइब के लिए एक ह्यूज लीप है जो पहले सिर्फ पत्थरों पर डिपेंड करती थी। एक और चीज जिसने नेबुला का ध्यान खींचा वो है एस्ट्रोनॉमी नॉलेज वाला बंदा। भले ही उस लिजर्डमैन की एस्ट्रोनॉमी सिर्फ बिगिनर लेवल की है, नेबुला उम्मीद करता है कि स्टारगेजर अपना नॉलेज और बढ़ाएगा। बाद में उस रात रैक आसमान की तरफ देखता है, प्लेजेंटली रियलाइज करते हुए कि स्टारगेजर सही था। सितारे सच में एक हेवनली कंपस हैं। वो फाइनली एस्ट्रोनॉमी की इंपॉर्टेंस समझता है और ये भी कि ये उनके फ्यूचर को कैसे गाइड कर सकती है। कुछ देर बाद सब लोग ऑल्टर के पास इकट्ठा होते हैं जहां रैक वो डिप्रेसिंग न्यूज सुनाता है। वो शुरू करता है उन्हें याद दिलाते हुए कि कितना वक्त बीत गया है जब से बेनेवलेंट वन उन्हें इस जमीन पर लाया था। सिर्फ यही नहीं, उस ऑलमाइटी ने उन्हें उनके दूसरे भाइयों से भी मिलवाया। बेनेवलेंट वन ने उनके भाइयों को विल्डरनेस में भटक कर मरने देने के बजाय बचाना चूज किया। गॉड जानते थे कि यूनिटी में ताकत है, वरना वो उन्हें अपनी सैंक्चुरी में एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन रैक मानता है कि अब वक्त आ गया है कि वो ये जगह छोड़ दें और अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करें। वो स्टारगेजर को बुलाता है और ऑडियंस से इंट्रोड्यूस कराता है, एक ऐसा बंदा जिसने रैक को सितारों की मूवमेंट समझने में बहुत मदद की। और तो और रैक ने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है कि इसके पास जो नॉलेज है वो कोई धोखा नहीं है। यही वजह है कि वो इस ट्राइब का चीफ्टन स्टारगेजर को उनकी ट्राइब के गाइड का टाइटल देता है। अब से ये कॉमन नॉलेज होनी चाहिए कि स्टारगेजर उनका इकलौता गाइड होगा, वो शख्स जो सबको उनके नए घर तक लीड करने के लिए जिम्मेदार है। अब रैक चाहता है कि स्टारगेजर सबको बताए कि वो कहां जा रहे हैं। वो समझदार लिजर्डमैन अपनी उंगली उठाता है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंट करता है। जब सुबह का सूरज निकलेगा वो साउथ की तरफ अपनी जर्नी शुरू करेंगे। ये सफर पूरे 10 दिन चलेगा। रास्ते में वो एक रॉटन लेक के पास से गुजरेंगे
और 3 दिन और चलने के बाद वो सुनसान पहाड़ों और घाटियों को पार करेंगे। अगर वो स्टारगेजर के बताए रास्ते पर चलें तो वो वादा करता है कि वो उन्हें एक एंडलेस फॉरेस्ट तक ले जाएगा। वो जगह जंगली जानवरों से भरी है और वहां कई अलग अलग स्पीसीज रहती हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो जंगल उनकी करंट पॉपुलेशन के लिए थ्राइव करने के लिए बेस्ट जगह है। स्टारगेजर की स्पीच खत्म होने के बाद रैक रिस्पेक्टफुली वॉन्डरर को भेज देता है और फिर से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। ऑल्टर पर खड़ा होकर वो यूरी को आवाज लगाता है, उससे पूछते हुए कि हर शिकार किए गए बफलो को मारने से बचना क्यों जरूरी है। भले ही यूरी एक बड़ा बंदा है, पर उसे क्लियरली स्टेज फ्राइट है और वो बोलते हुए हकलाता है। वो क्लेम करता है कि अपने कैच को जिंदा रखकर वो उसे तब यूज कर सकते हैं जब वो सच में भूखे हों। रैक ऑफ कोर्स पब्लिकली यूरी की इस पॉजिटिव थिंकिंग की तारीफ करता है। ये फैक्ट कि उसने अपनी क्रेविंग्स को दबाया और बफलो को तुरंत खाने के बजाय फ्यूचर के बारे में सोचा, इस आइडिया को और सपोर्ट करने के लिए रैक यूरी को एक आयरन वेपन रिवॉर्ड करता है। सब लोग लोहे से बना वेपन देखकर शॉक रह जाते हैं और रैक सिर्फ यूरी पर नहीं रुकता। वो उन सबको भी रिवॉर्ड करता है जिन्होंने अपनी भूख पर काबू रखा और अपने शिकार को बाद के लिए बचाकर रखा। इन लोगों को रिवॉर्ड मिलता देख बाकी लिजर्डमैन भी ऐसे वेपन्स पाने के लिए ललचा जाते हैं। लगता है रैक की स्ट्रैटेजी काम कर रही है। ये सिंपल जेस्चर दूसरों को एनकरेज करता है कि वो अपने टेस्ट बड्स और इंस्टिंक्ट्स के आगे झुकने के बजाय खाने को बेहतर यूज के लिए प्रिजर्व करें। तभी रैक एक बफलो स्कल उठाता है और उसे अपने चेहरे पर एक सेक्रेड वॉर मास्क की तरह पहन लेता है। वो वॉरियर्स को आगे आने के लिए समन करता है। यूरी सबसे पहले कॉल का जवाब देता है और रैक उसे उसका खुद का एक स्कल देता है। जो लोग अपने सिर पर यह स्कल पहनते हैं वो स्केलेटन वॉरियर्स के रूप में कॉन्सेक्रेट किए जाते हैं। ऐसे फाइटर्स जिन्होंने रैक के साथ खड़े रहने और अपने गॉड की विल को दुनिया में फैलाने की कसम खाई है, वो अब और इस होली ग्राउंड पर नहीं रुक सकते। उनका गॉड मूवमेंट डिमांड करता है, ओबीडियंस डिमांड करता है। उन्हें तुरंत निकलना होगा और अगली सैंक्चुरी ढूंढनी होगी जो उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही शाम की पहली किरण आसमान को चीरती है, रैक अपने गॉड नेमलेस बीटल गॉड का नाम पुकारता है, हर वॉरियर को कमांड करते हुए कि वो ये नाम अपनी रूह में उतार लें। आगे का रास्ता बेरहम होगा, इम्तिहान कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन उन्हें बर्दाश्त करना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने बर्दाश्त किया वाटर बफलोज को खाने की टेम्पटेशन को रोककर। उनकी सफरिंग ही उनकी ऑफरिंग है, उनका रिजॉल्व ही उनकी पूजा है। अपने आयरन स्पीयर्स को हवा में उठाकर सब लोग आगे बढ़ने की कसम खाते हैं। रैक नए दिन की शाम के नीचे खड़ा है, एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत। वो अपने गॉड से माफी मांगता है इतनी बेबाकी से बोलने के लिए, दूसरों को मोटिवेट करने के लिए, उनका नाम यूज करने के लिए और सबको यूनाइट करने के लिए, गॉड की विल का बहाना बनाने के लिए। वो गॉड सब कुछ होते हुए देख रहा है और वो रैक के एक्शंस को लेकर जरा भी चिंता में नहीं है। इनफैक्ट वो रैक को अपना हाई प्रीस्ट बनाकर प्राउड फील कर रहा है। आखिरकार रैक सच में उन लोगों पर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है जिन्हें वो लीड करता है, न सिर्फ मोराल बूस्ट कर रहा है बल्कि उनकी ग्रोथ को भी एक्सेलरेट कर रहा है। यूरी इसका प्राइम एग्जाम्पल है जिसने अकॉर्डिंगली लेवल अप किया है। यहां तक कि रैक ने भी अपने स्पेशल स्टैट्स एडवांस कर लिए हैं। हाई प्रीस्ट ने जो रिजल्ट्स दिए हैं उन्होंने नेबुला को एक बार भी डिसअपॉइंट नहीं किया। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। रैक के लिए असली इम्तिहान आगे हैं। झुलसा देने वाली गर्मी के नीचे पूरी लिजर्डमैन लीजन विल्डरनेस में मुश्किल से आगे बढ़ रही है। गर्मी इतनी बर्दाश्त से बाहर है कि मनून भी कोलैप्स हो जाता है। तभी रैक थोड़ी देर ब्रेक लेने का डिसाइड करता है। जब वो रेस्ट करते हैं उन्हें अपनी करंट सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट करने का वक्त मिलता है। वो डाउट करने लगते हैं कि क्या वो इस जानलेवा डेजर्ट को सर्वाइव करके उस जगह पहुंच भी पाएंगे जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। यहां तक कि रैक भी जानना चाहता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो पहले ही 3 दिन से चल रहे हैं। पूरा ग्रुप एग्जॉस्टेड है और मुसीबत बढ़ाने के लिए उनके रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पर हैं। और इस वक्त अपने गॉड से एक और मिरेकल की उम्मीद करना आखिरी चीज है जो रैक चाहता है। तभी यूरी अलार्मिंग न्यूज के साथ दौड़ता हुआ आता है। उन्होंने दूर एक और स्पीसीज देखी है। वो ऑर्क्स हैं, पूरी तरह हाइप्ड अप और उन लिजर्डमैन को लूटने के लिए तैयार जिन्हें उन्होंने स्पॉट किया है। लेकिन जैसे ही वो पूरी लीजन के पास पहुंचते हैं वो चंद ऑर्क्स स्टन रह जाते हैं। उनके चेहरे से पसीना टपकने लगता है। जैसे ही स्केलेटन वॉरियर्स उनके सिर फोड़ने के लिए तैयार होते हैं वो चालाक ऑर्क्स अपने स्टोन वेपन्स गिरा देते हैं और तुरंत सरेंडर कर देते हैं। बातचीत करने से पहले लिजर्डमैन उन हरे लोगों को खाने के लिए कुछ देते हैं। ऑर्क्स पहले अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, फिर अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगते हैं। वो विल्डरनेस में इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि उनके घर पर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। वो पहाड़ियों में रहते थे। वो कोई जन्नत नहीं थी, पर वहां सर्वाइव करने के लिए काफी रिसोर्सेज थे। लेकिन जब से एक खास मॉन्स्टर ने कब्जा किया उनके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। मॉन्स्टर का जिक्र सुनते ही नेबुला की क्यूरियोसिटी जाग जाती है, तो वो तुरंत एरिया स्काउट करता है और पाता है कि एक मैसिव सेंटीपीड एक स्क्वायर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रहा है जो उसकी पीठ पे रखा है। पता चलता है कि इस क्रीचर को अबॉमिनेशन कहते हैं और अबॉमिनेशंस कई तरह के होते हैं। इस स्पेसिफिक वाले को एंशिएंट कोलियोप्टेरा कहते हैं। सबसे बुरी बात, इस क्रीचर के हर एट्रीब्यूट में ट्रिपल डी है जो हर स्टैट में एडिशनल 600 पॉइंट्स ऐड करता है।
इन अबॉमिनेशंस के बारे में थोड़ा और जानते हैं। गेम पेरिश्ड वर्ल्ड की स्टोरी लाइन में ऐसे क्रीचर्स हैं जिन्हें कहा जाता है कि उन्हें अब मर चुके एंशिएंट गॉड्स ने बनाया था। गॉड्स के गायब होने के बाद ये क्रीचर्स प्लैनेट पर भटकते रह गए बिना किसी गाइड के। अब ये बीइंग्स अबॉमिनेशंस के नाम से बदनाम हैं। उनकी यूनिक खासियत, उनके पास जहरीले दांत होते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे नेबुला को पंगा लेना चाहिए, खासकर अपनी सिविलाइजेशन की करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए। जैसे ही क्रीचर मुड़ता और मचलता है, पूरी जमीन हिलने लगती है, जिससे लिजर्डमैन घबरा जाते हैं। हालांकि वो हरा और शांति से उन्हें भरोसा दिलाता है कि क्रीचर अभी सो रहा है, बस नींद में चल रहा है। जब तक उनके पास वक्त है, रैक अपने ऑप्शंस तौलने लगता है। वॉन्डरर के मुताबिक अगर वो वापस विल्डरनेस में मुड़ते हैं और माउंटेन रेंज को फॉलो करते हैं तो उनकी जर्नी में 8 दिन और जुड़ जाएंगे। सिर्फ एक डिटूर लेने के लिए 8 दिन का खाना बर्बाद करना रैक को हेजिटेट करवाता है। लेकिन उस मॉन्स्ट्रोसिटी से सीधा लड़ना भी इम्पॉसिबल लगता है, खासकर जब उसके लोग डरे हुए हैं। रैक हवा में लटका हुआ है, एक दुविधा में फंसा हुआ। इसी बीच ज़ेल उन ऊंची चट्टानों और किनारे पर रखे मैसिव बोल्डर्स को नोटिस करती है। आप पहले ही गेस कर सकते हैं कि वो क्या सोच रही है। यही वजह है कि वो सजेस्ट करती है कि लंबा रास्ता लेने के बजाय वो लड़ाई करें। जब ज़ेल लड़ने को कहती है तो वो जानती है कि वो क्या बोल रही है। आखिरकार उसके इंटेलेक्चुअल स्टैट्स यहाँ के आम लिजर्डमैन से कहीं ज्यादा हैं। उसने पहले ही फिगर आउट कर लिया है कि लैंडस्केप को अपने फायदे के लिए कैसे यूज करना है। लेकिन उसका प्लान सक्सीड होने के लिए उन्हें कम से कम मेहनत में उन बोल्डर्स को क्लिफ से नीचे धकेलने का कोई असरदार तरीका ढूंढना होगा। उसे याद आता है कि कैसे ब्लैकस्मिथ ने एक कंट्रैप्शन, एक बेलोज यूज किया था ताकि आग तेज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन पंप की जा सके। उसी तरह उन्हें इन जायंट बोल्डर्स को एफिशिएंटली धकेलने का मेथड निकालना होगा। सोचने के बाद वो क्लिफ से बोल्डर्स गिराने के लिए एक लिवर मैकेनिज्म फिगर आउट कर लेते हैं। कंबाइंड एफर्ट के साथ वो फाइनली बोल्डर्स को पोजीशन में लाने में कामयाब हो जाते हैं। नेबुला अपनी सिविलाइजेशन की तारीफ करता है कि उन्होंने इस सेंटिपीड जैसे मॉन्स्ट्रोसिटी से निपटने के लिए इतना सिंपल पर इफेक्टिव मेथड ढूंढ निकाला। फिर भी जीत पक्की करने के लिए उन्हें सारे बोल्डर्स एक साथ गिराने होंगे। इवेंचुअली वो पहला पत्थर धकेलते हैं और वो डेडली स्पीड के साथ क्लिफ से नीचे लुढ़कता है। सेंटिपीड बहुत देर से नोटिस करता है। पहला बोल्डर अपने निशाने पर लगता है, मॉन्स्टर से टकराता है, लेकिन वो मुश्किल से कुछ कर पाता है। उन्होंने सिर्फ उसका स्कल चिप किया है और इससे जानवर और गुस्से में आ जाता है। मॉन्स्टर ऊपर चढ़ने लगता है, लिजर्डमैन की तरफ चार्ज करते हुए, ताकि जिसने भी पत्थर फेंके उन्हें खत्म कर सके। दूसरे ग्रुप के स्केलेटन सोल्जर्स को अपना अगला बोल्डर गिराने को कहा जाता है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत देर हो चुकी है। नेबुला के पास खुद बीच में आने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो रैक की बॉडी में डिसेंड करता है और अपनी ताकत से बोल्डर को धकेलता है। दूसरे बोल्डर के रास्ते में होने के साथ ज़ेल उन्हें तीसरा गिराने के लिए कहती है, लेकिन लीवर फिर से सेट करने का टाइम नहीं है। तो गिगाचार्ड लिजर्ड रैक खुद आगे आता है और पूरे रॉ मसल पावर से उस मैसिव स्टोन को धकेलता है। अपने मसल्स फुलाते हुए और नसें उभरते हुए वो उसे क्लिफ से नीचे धकेल देता है। फिर भी नेबुला जानता है कि शायद ये भी काफी न हो। तभी रैक अपना स्पीयर पकड़ता है और क्लिफ से कूद जाता है। वो स्पीयर को किसी गॉडडैम मीटियर की तरह नीचे फेंकता है, जो सेंटिपीड के एक क्रिटिकल स्पॉट पर स्ट्राइक करता है। मॉन्स्टर दर्द में चिल्लाता है और उसी पल गिरता हुआ बोल्डर चैट में ज्वाइन होता है, सीधा उसके स्कल में जा लगता है। फिर आखिरी बोल्डर उसके चेहरे पर गिरता है, उसे पूरी तरह कुचल देता है। रैक वापस सॉलिड ग्राउंड पर लैंड करता है, मॉन्स्टर को गिरते हुए देखते हुए। वापस अपने थ्रोन पर नेबुला फाइनली राहत की सांस लेता है। सिस्टम एक अबॉमिनेशन के सक्सेसफुल सब्जुगेशन अनाउंस करता है। ये अचीवमेंट नेबुला का फेथ बढ़ाती है। उसके साथ ही सिस्टम उसे कुछ नया रिवॉर्ड करता है, अबॉमिनेशन एसेंस, कुछ ऐसा जिसकी नेबुला को लंबे समय से ख्वाहिश थी। जैसा कि आप जानते हैं, नेबुला फेथ पॉइंट्स खर्च करके अपनी सिविलाइजेशन के लिए स्पेसिफिक रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसा बनाने के लिए जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसे स्पेशल मटेरियल्स चाहिए। वहीं पर अबॉमिनेशन एसेंस चमकता है। इसके साथ नेबुला सीक्रेट बीस्ट्स क्राफ्ट कर सकता है। सीक्रेट बीस्ट सिर्फ अपने गॉड की विल को दुनिया भर में फैलाने के लिए एग्जिस्ट करते हैं। उनके पास अपने स्टैट्स ग्रो करने का भी स्कोप होता है और उन्हें हायर लेवल्स तक रेस करने से उन्हें नई क्लासेस मिलती हैं, जैसे कि अपोस्टल या इनकारनेशन। अभी के लिए नेबुला ये देखने के लिए एक्साइटेड है कि वो किस तरह का सीक्रेट बीस्ट क्रिएट कर पाएगा। वापस लिजर्डमैन पर कट करते हैं। वो उस मॉन्स्टर की लाश को वेस्ट जाने देने से इनकार कर देते हैं। वो इसे खाने के लिए यूज करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उसकी स्मेल बिल्कुल बेहुदा है। ज़ेल एक बाइट लेने की कोशिश करती है और रियलाइज करती है कि ये लिटरल कूड़े जैसा टेस्ट कर रहा है। टेस्ट को सैल्वेज करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि इसमें दूसरी चीजें ऐड करेंगे ताकि ये कम से कम खाने लायक बने, भले ही कोई 5 स्टार क्विजीन ना हो। ज़ेल सजेस्ट करती है कि इसमें कुछ खुशबूदार फ्लोरा डालें और इसे आग पर रोस्ट करें। इस तरह उन्हें क्रीचर की सड़ी हुई बदबू से डील नहीं करना पड़ेगा। वो उसका आइडिया फॉलो करते हैं और जब रैक एक बाइट लेता है वो शॉक रह जाता है। ये एक्चुअली अब उतना बुरा नहीं है। ज़ेल इस टेक्निक को एक्सप्लेन करती है जिसे कुकिंग कहते हैं। उसने सेंटेड ग्रास ऐड की और मीट को आग पर रोस्ट किया। इस नई टेक्निक को इतना इंप्रेसिव देखकर रैक जिद करता है कि वो ये स्किल खुद सीखेगा। जब वो खाते रहते हैं, ज़ेल मेंशन करती है कि कैसे ऑर्क चीफ का एक एयर है।
इससे एक आइडिया आता है, रैक को भी शायद एक मेट ढूंढ लेना चाहिए। ब्रो का दिमाग इंस्टेंटली क्रैश हो जाता है। जेल बिल्कुल सीरियस रहती है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि वो बड़े हो रहे हैं, ये नेचुरल है कि उन्हें अगली जनरेशन की जरूरत है। जब रैक गहरी सोच में डूब जाता है, जेल अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करती है कि वो उसकी मेट बनने को तैयार है। जैसे ही वो जवाब देने वाला होता है, जेल के पीछे कुछ चमकती हुई चीज उसका ध्यान खींच लेती है। ये कोई एंशिएंट आर्टिफैक्ट है। ये पहले उस मॉन्स्टर की पीठ पर लगे स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ था। यूरी वो गूफ बॉल इसे खाने की कोशिश करता है, बस तुरंत ये रियलाइज करने के लिए कि ये एडिबल नहीं है। वॉन्डरर रिवील करता है कि ये चीज मेटल है, स्पेसिफिकली इसे गोल्ड कहते हैं। जेल भी क्लेम करती है कि उसने पहले ऐसा मेटल देखा है। ब्लैकस्मिथ ने उसे अलग अलग मेटल्स दिखाए थे। अगर वो इसे अच्छे से पॉलिश करें तो ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है और ब्यूटीफुली चमकता है। इसके अलावा ना तो इसका रंग बदलता है और ना ही ये वक्त के साथ खराब होता है। इंसानों के बीच ये मेटल बहुत वैल्यू रखता है, लेकिन यूरी जैसे किसी के लिए मेटल का ये टुकड़ा बस एक बोझ लगता है, उठाने में भारी और ना खाने लायक। खाने की बात निकली है तो वॉन्डरर सजेस्ट करता है कि यूरी उन हीरो का शिकार करे जो आसपास रहते हैं। वो सींग वाले खुरदार जानवर हैं और उनका मांस मीठा और डिलिशियस होता है। जो ऑर्क्स ने उन्हें बताया उस हिसाब से उनका एक हर्ड आसपास कहीं होना चाहिए। यूरी खुश हो जाता है और निकल पड़ता है, जबकि रैक अभी भी इस मेटल को लेकर अपनी सोचों में खोया हुआ है। थोड़ी देर बाद शाम ढल जाती है और अपने सामने पड़े शिकार किए हुए हिरन का मजा लेने के बजाय रैक अभी भी सोच में डूबा है। अगर सोना वाकई खराब नहीं होता तो टैबलेट के क्रिएटर्स का क्या मकसद था कुछ ऐसा बनाने में जिसे वक्त मिटा ना सके। इससे वो और क्यूरियस हो जाता है कि ये टैबलेट आखिर कन्वे क्या करना चाहता है। जेल वापस आती है ये खबर लेकर कि पूरी ट्राइब रात के आराम के लिए तैयार है। रैक सरप्राइज्ड है कि उसने उसे ढूंढ लिया, भले ही उसने किसी को अपने ठिकाने के बारे में नहीं बताया था। उसने उसे उन फर वाले कपड़ों की वजह से स्पॉट कर लिया जो वो पहने हुए है। पता चलता है कि ये वही थी जिसने सजेस्ट किया था कि वो उन्हें पहने। चीफ्टन का रोल प्ले करने वाले के लिए बिल्कुल परफेक्ट। रात ढल जाती है और रैक के सामने पड़ा हिरन डिकम्पोज होने लगता है। फिर भी वो वहीं बैठा है, इस टैबलेट का मकसद समझने की कोशिश कर रहा है। अचानक वो नोटिस करता है कि जुगनू रोशनी की ट्रेल्स छोड़ रहे हैं, सिंबल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो रैक हैरान होता है ऐसे अजीब इल्यूजन्स देखकर, लेकिन वो इल्यूजन्स रियल हैं या नहीं ये मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो ये कि फायरफ्लाइज की मूवमेंट्स टैबलेट पर बने मार्किंग से मिलती जुलती हैं। लगता है रैक फाइनली उस एपिफनी तक पहुंच गया है जिसकी वो तलाश कर रहा था। ये टैबलेट किसी ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए था जो टाइमलेस हो, कुछ ऐसा जिसे वक्त कभी मिटा ना सके या खराब ना कर सके। और उसने फाइनली फिगर आउट कर लिया है कि वो चीज क्या है। वो पूरी रात मार्किंग्स को डिसाइफर करने में लगा देता है और सुबह होने लगती है। वो सीधा जेल के पास जाता है और उसे जगाता है, उसे दिखाना चाहता है कि उसने क्या डिस्कवर किया है। मैं स्पॉइल कर देता हूं, ब्रो ने रिटन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सीख लिया है। वो एक ट्विग से एक सिंबल बनाता है जो मेल लिजर्ड मैन को रिप्रेजेंट करता है। फिर वो उसके बगल में एक और सिंबल बनाता है जो फीमेल लिजर्ड मैन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद वो दोनों सिंबल्स के बीच में एक इक्वल साइन बनाता है। एक साथ ये सिंबल्स दिखाते हैं कि मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ ही हैं। और सुनो, रैक ने ये हवा में से नहीं बनाया। वो एक्चुअली इन सिंबल्स को यूज करके उसे बता रहा है कि वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करता है और उसे अपना साथी और मेट मानता है। अब तक जेल ने भी लैंग्वेज काफी सीख ली है। वो सिंबल्स के चारों तरफ एक सर्कल बनाती है और उम्मीद करती है कि रैक समझ जाए कि इसका क्या मतलब है। लगता है चीफ्टन को अच्छे से पता है कि इसका क्या मतलब है, और हमें भी। इस तरह नेबुला की सिविलाइजेशन ने रिटन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया। ऑनेस्टली ये एक प्राउड होने लायक अचीवमेंट है, भले ही इसे मॉडर्न लैंग्वेज में इवॉल्व होने में कम से कम कुछ जनरेशंस लगेंगी। खैर, अब जब रैक ने अपनी मेट चुन ली है तो वेडिंग सेरेमनी का वक्त आ गया है। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों को बाहर जाकर सबसे बड़ा जानवर शिकार करना होता है जो वो ढूंढ सकें और उसे अपने पार्टनर को प्रेजेंट करना होता है। और लगता है जेल ने अपने कैच के साथ रैक को पहले ही पीछे छोड़ दिया है। एनीवे, नेबुला बस रिलीव्ड है कि अब वो सक्सेशन की उम्मीद कर सकता है। हम फिर उस क्रीचर की लाश पर वापस कट करते हैं जिसे पहले ही अच्छे से डाइसेक्ट किया जा चुका था। करंटली रैक ऑक चीफ के साथ डायलॉग कर रहा है। वो ओरसी बंदा लिटरली आंसुओं से भर जाता है जब रैक उसे गुड न्यूज देता है कि लिजर्डमैन उस जगह पर कब्जा नहीं करेंगे, जिसका मतलब है कि सारे हरे लोग वैसे ही रहना कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे वो थे। वो हरा बंदा सिंसियरली रैक का शुक्रिया अदा करता है। उसने न सिर्फ उस क्रीचर को मारा बल्कि वो इतना बेनेवलेंट भी था कि उन्हें उनकी जमीन बख्श दी। वो ओवरली ग्रेटफुल ऑर्क चीफ फिर अपने बेटे को इंट्रोड्यूस कराता है और उसे उनका गाइड असाइन करता है, क्योंकि वो इस इलाके को अपने हाथ की लकीरों की तरह जानता है। ऑर्क्स के मुताबिक आगे की जमीन पर ढेर सारे बड़े जानवर हैं और कहीं बड़ी ट्राइब्स एक दूसरे के काफी करीब रहती हैं। फिर भी वो कॉन्फिडेंट हैं कि रैक जैसा लीडर अपने रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को इजीली पार कर लेगा। जब रैक और उसका क्रू इस घने जंगल को स्काउट करते हैं, वो एरिया में अजीब फुटप्रिंट्स देखते हैं। जब वॉन्डरर करीब से देखता है, वो उन्हें फ्रॉगमैन के फुटप्रिंट्स के तौर पर पहचानता है। ऐसे क्रीचर्स जो 2 पैरों पर चलने के काबिल हैं। अच्छे इरादों वाले फ्रॉगमैन होते हैं, लेकिन अक्सर नहीं।
ये फैक्ट कि ये क्रीचर्स इस एरिया को स्काउट कर रहे थे बस ये साबित करता है कि उन्हें वॉरफेयर रिकॉनेसेंस का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। फुटप्रिंट्स की टोटल गिनती देखकर लगता है कि कम से कम 5 फ्रॉगमैन ने इस जगह को स्काउट किया, जिसका मतलब है कि उनकी ट्राइब की गिनती लिजर्डमैन के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा हो सकती है। स्काउटिंग के बाद वो अपने कैंप लौटते हैं और रात हो चुकी है। ज्यादातर लिजर्डमैन को अलग अलग एरिया स्काउट करने का ऑर्डर दिया जाता है। यही एक लौता तरीका है ये इल्यूजन क्रिएट करने का कि उनके पास उनकी एक्चुअल गिनती से ज्यादा नंबर्स हैं। जेल ये भी सजेस्ट करती है कि पेट्रोल और वॉच कीपिंग पर लिजर्डमैन की गिनती बढ़ा दी जाए। कुछ दिन बीत जाते हैं और लगता है उनकी स्ट्रेटजी काम कर गई। उन्हें अपने स्टे के दौरान कोई फ्रॉगमैन नहीं मिला। उन कुछ दिनों में रैक की ट्राइब ने अपनी सस्टेनेबिलिटी पर कड़ी मेहनत की। उन्होंने लाइफ स्टॉक फार्मिंग पर जोर दिया और जो घर वो बना रहे थे उनकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी भी एक्सेप्शनली इंप्रूव हुई। इन सारी छोटी अचीवमेंट्स में से जिसने नेबुला को सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो थी वो स्पीड जिससे लिजर्डमैन ने कैरेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया। अपने बनाए हुए प्रिमिटिव मैप्स और नई कैरेक्टर्स की कॉम्बिनेशन को अपने एग्जिस्टिंग हंटिंग साइंस के साथ पेयर करके ट्राइब ने रिटन सिंबल्स के कॉन्सेप्ट को जल्दी ही अडॉप्ट कर लिया। इसके अलावा रैक ने यह भी मेक श्योर किया कि उसके ट्राइब मेंबर्स डेली बेसिस पर अपनी हार्वेस्ट रिकॉर्ड करें। इस पब्लिक रिकॉर्ड ने लिजर्डमैन के बीच कंपेटिटिवनेस की सेंस पैदा कर दी, जो अपने पियर्स से बेहतर परफॉर्म करना चाहते थे। जहां तक नेबुला की बात है, उसके लोकस्ट्स का स्वॉर्म कॉन्टिनेंट के सेंटर में स्टेडली ग्रो कर रहा है और साउथ वाले नेस्ट से इंसेक्ट्स की गिनती भी बढ़ रही है। उसकी वजह से इंसेक्ट्स पर उसका छोटा सा डोमिनियन लेवल 4 तक पहुंच गया है। बस कॉन्टेक्स्ट के लिए नेबुला के पास पहले इंसेक्ट्स के 3 स्वॉर्म्स थे और वो उन्हें अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स मैनिपुलेट करने के लिए यूज करता है। नेबुला अब तक की प्रोग्रेस से बहुत प्राउड फील करता है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में कोई भी प्लेयर इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस पुश करने की हिम्मत भी नहीं करता। ये सब उस टेरेन एडवांटेज की वजह से है जो नेबुला के पास था। जिस जगह से उसने शुरू किया वो ईस्ट में एक आइसोलेटेड रीजन था, इसलिए उसे अपने शुरुआती स्ट्रगल्स के दौरान दूसरे प्लेयर्स या मेजर स्पीसीज का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि ये सिर्फ आइसबर्ग का टिप है, आगे कहीं ज्यादा खतरे हैं जिन्हें अभी कोई समझ भी नहीं सकता। वापस रैक पर कट करते हैं। यूरी अचानक कंसर्निंग न्यूज के साथ दौड़ता हुआ आता है जिसके लिए इमीडिएट अटेंशन चाहिए। फ्रॉगमैन आ गए हैं। थोड़ी देर बाद हम फाइनली फ्रॉगमैन से डायलॉग के लिए मिलते हैं। हमारी तरफ से हमारा अपर एशेलॉन भी मौजूद है इन अनइनवाइटेड गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए। इमीडिएटली पहली चीज जो रैक का ध्यान खींचती है वो है फ्रॉगमैन के बीच खड़े एक लिजर्डमैन की मौजूदगी, कुछ ऐसा जो उसके लिए कोई सेंस नहीं बनाता। खैर, फ्रॉगमैन का टॉप ब्रास खुद को शुनान के नाम से इंट्रोड्यूस कराता है जो ग्रेट चीफ ओलॉय का बेटा है। सबसे पहले वो अपने इरादे क्लियर कर देता है, उन्हें लड़ाई करने की कोई इच्छा नहीं है। रैक शुनन की तरफ से मैनर्स के डिस्प्ले से सरप्राइज्ड है। रिस्पेक्टफुली वो खुद को भी इंट्रोड्यूस कराता है, रैक अपनी ट्राइब का चीफ। फीलिंग म्यूचुअल है, वो भी किसी पर अपना वेपन पॉइंट नहीं करना चाहता। फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद फ्रॉगमैन आगे बढ़ता है और उनकी मीटिंग का पर्पस रिवील करता है। पता चलता है कि वो यहाँ लिजर्डमैन को इन्फॉर्म करने आया है कि उन्होंने फ्रॉगमैन टेरिटरी इन्वेड की है। ऑफ कोर्स रैक इसके खिलाफ आर्ग्यू करता है, ये सारी जमीन अकेले फ्रॉगमैन ट्राइब की कैसे हो सकती है, और तो और कहीं भी कोई बाउंड्री मार्किंग्स नहीं है जो फ्रॉगमैन टेरिटरी इंडिकेट करे। फिर भी रैक किसी दूसरी ट्राइब की सॉवरेंटी इन्वेड करने का कोई इरादा एक्सप्रेस नहीं करता और वो इसके लिए माफी मांगता है। हालांकि वो पोलाइटली शुनान को बता देता है कि वो यहाँ कुछ वक्त के लिए रहेंगे क्योंकि उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। रैक सिचुएशन को और कंट्रोल करता है चीफ ओलॉय के बेटे की चापलूसी करके। बस कुछ मीठे बोल और शुनान खुशी खुशी रैक की बात मान लेता है। फिर वो 2 बड़े लोग हैं जो शुनन के पीछे चुपचाप और बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़े हैं। इसका मतलब है कि वो यहाँ सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए है कि शुनान कुछ स्ट्यूपिड न करे। लेकिन वो लिजर्डमैन जो फ्रॉगमैन के साथ खड़ा है, रैक अभी भी उसका रोल फिगर आउट नहीं कर पा रहा। उसे यकीन है कि वो जल्दी ही जान जाएगा। ऐसा करने के लिए वो सिंसियरली चीफ ओलॉय के एस्टीम्ड सन को फीस्ट के लिए इनवाइट करता है। आखिरकार 2 ट्राइब्स अभी अभी बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के अच्छी टर्म्स पर आई हैं, जो एक सेलिब्रेटरी गैदरिंग रखने के लिए काफी बड़ा रीजन है। शुनन इनविटेशन एक्सेप्ट करने ही वाला होता है, लेकिन जल्दी ही अपने शब्दों में लड़खड़ा जाता है जब उसके पीछे खड़ा बड़ा आदमी उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। वो पोलाइटली मना कर देता है, ये रीजन देते हुए कि उन्हें अभी ट्रस्ट पर बेस्ड रिलेशनशिप बनाना बाकी है। रैक इंसिस्ट करता रहता है, ये क्लेम करते हुए कि एक बेनिफैक्टर को बिना काइंडनेस के वापस भेजना लिजर्डमैन के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। कम से कम वो चाहता है कि शुनान यहीं एक मील शेयर करे अगर वो विलेज में एंटर करने में अनकंफर्टेबल है। जब शुनान के पीछे वाला बड़ा आदमी एक अप्रूविंग नोट देता है तो चीफ का बेटा मान जाता है। इस तरह रैक चीफ के बेटे के साथ कुछ सिजलिंग मीट शेयर करता है। ये उसके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है फ्रॉगमैन और उनके साथ आए लिजर्डमैन के बीच के रिश्ते के बारे में जानने की। हालांकि रैक ऐसे क्रूशियल डिटेल्स डायरेक्टली पूछने से खुद को रोकता है क्योंकि इससे रिवील हो सकता है कि वो कितना क्यूरियस है। तो वो कॉन्वर्सेशन को धीरे धीरे स्टीयर करने का डिसाइड करता है। पहले वो एक रैंडम सवाल पूछता है, शुनान की गर्दन के चारों तरफ वो पंख क्या सिंबलाइज करते हैं? पता चलता है कि वो एक कॉकट्राइज के पंख हैं। ऑफ कोर्स रैक को कोई आइडिया नहीं है कि वो किस तरह का क्रीचर है। शुनान को रियलाइज नहीं होता कि उसे प्ले किया जा रहा है और वो डिटेल्स बकने लगता है। ये बर्ड्स खतरनाक क्रीचर्स हैं जो पास के जंगलों में रहते हैं।
अपीयरेंस वाइज वो 2 पैरों पर चलते हैं और साइज में मैसिव होते हैं। उनके साइज के अलावा जो चीज उन्हें डेंजरस बनाती है वो ये है कि वो जहरीले होते हैं। उनके रिफ्लेक्सेस भी तेज हैं। यही वजह है कि फ्रॉगमैन ट्राइब अक्सर स्काउट्स को यहां तक भेजती है ताकि ये मेक श्योर कर सकें कि कोई कॉकट्राइस इतना करीब ना हो कि थ्रेट बन सके। क्योंकि ये बर्ड शिकार करने में बहुत बड़ी दर्द सर लगते हैं, रैक जानना चाहता है कि फ्रॉगमैन एक्चुअली कौन सा वेपन यूज करते हैं। शायद जैवलिन्स, लेकिन शुनान के लिए जैवलिन्स घटिया और बेकार हैं। वो अपने पेल व्हाइट लिजर्डमैन साथी को बुलाता है और उसे बो एंड एरोज लाने का ऑर्डर देता है, एक ऐसा वेपन जिसके बारे में रैक ने पहले कभी सुना भी नहीं था। थोड़ी देर बाद वो पेल व्हाइट लिजर्डमैन वो वेपन ले आता है जो शुनान ने मांगा था। नेक्स्ट उसे टारगेट के तौर पर एक पेड़ के सहारे वुडन प्लैंक सेट करने का टास्क दिया जाता है। जब वो हो जाता है, शुनान अपना पहला तीर छोड़ता है और वो परफेक्टली निशाने पर लगता है। रैक वेपन और यूजर दोनों की तारीफ करता है इतनी इंप्रेसिव एक्यूरेसी के लिए। शुनन क्लेम करता है कि वो ब्रैग नहीं करना चाहता, लेकिन वो अपनी ट्राइब के बेस्ट आर्चर्स में से एक है। वो बचपन से इस वेपन को चलाना सीख रहे हैं। डैम, ये हरा बंदा लिटरली वैलिडेशन के लिए भूखा है। हर बार जब रैक उसकी तारीफ करता है वो फूल जाता है। इसके बाद जब हमारा चीफ वेपन ट्राई करने की इच्छा एक्सप्रेस करता है तो फ्रॉगमैन खुशी खुशी उसे दे देते हैं। रैक थोड़ी देर उसके साथ छेड़छाड़ करता है, पकड़ने और यूज करने का सही तरीका फिगर आउट करने की कोशिश करता है। ऐसा करते हुए वो साफ बता सकता है कि ये वेपन जैवलिन्स के कंपैरिजन में कहीं सुपीरियर है। बहुत सारे एरोज कैरी करना आसान है और इसकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंसेन है। रैक कई शॉट्स अटेम्प्ट करता है, लेकिन उनमें से कोई भी टारगेट तक नहीं पहुंच पाता। शुनान फिर अपने लिजर्डमैन साथी को, जिसका नाम वैसे ओवन है, एरोज लाने का ऑर्डर देता है। जैसे ही ओवन उन्हें कलेक्ट करने के लिए दौड़ता है, रैक इंसिस्ट करता है कि वो उन्हें खुद उठाएगा क्योंकि वही था जिसने उन्हें फायर किया था। ऑफ कोर्स ये बस एक बहाना है ओवन के करीब जाने का, ईयरशॉट से दूर। जैसे ही रैक ओवन के पास नीचे झुकता है, पहली चीज जो वो नोटिस करता है वो ये है कि ये बंदा कितना डरा हुआ लग रहा है। जब चीफटेन इस यंग लिजर्डमैन से सवाल करता है कि वो फ्रॉगमैन के साथ क्यों घूम रहा है, ओवन हिचकिचाते हुए जवाब देता है। वो क्लेम करता है कि लिजर्डमैन और फ्रॉगमैन ट्राइब्स एक्चुअली एक साथ रहते हैं। और वो साथ क्यों हैं? उसके मुताबिक दोनों ट्राइब्स इस अरेंजमेंट से बेनिफिट लेती हैं। ऑफ कोर्स ये रैक को बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन ओवन अपनी बात पर अड़ा रहता है, खुशी से इंसिस्ट करते हुए कि दोनों ट्राइब्स हार्मनी में रहती हैं। नेचुरली रैक क्यूरियस है कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप काम कैसे करती है। ओवन के मुताबिक फ्रॉगमैन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जबकि लिजर्डमैन छोटे मोटे काम संभालते हैं। फर्दरमोर फ्रॉगमैन गहराई में डाइव कर सकते हैं और अंडर वाटर एरियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं, जबकि लिजर्डमैन फल तोड़ने और पेड़ों पर चढ़ने में बेहतर हैं। वो बेसिकली ऐसे रिसोर्सेज एक्सचेंज करते हैं जो दूसरी ट्राइब खुद ऑब्टेन नहीं कर सकती, जिससे दोनों ग्रुप्स के लिए लाइफ आसान हो जाती है। हालांकि रैक मानता है कि लिजर्डमैन को किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद को डिफेंड करने में पूरी तरह काबिल हैं। लेकिन ओवन चीफटेन को याद दिलाता है कि ये जंगल सच में कितना खतरनाक है। सिर्फ ओलोय की ट्राइब, जो माना जाता है कि जंगल की सबसे बड़ी ट्राइब है, इसे हैंडल कर सकती है। लिजर्डमैन के लिए सिचुएशन इतनी मिजरेबल थी कि फ्रॉगमैन की मदद के बिना बेसिक सर्वाइवल भी गारंटीड नहीं था। अभी के लिए रैक उससे सवाल करना बंद करने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे वो जवाब मिल चुके हैं जो वो चाहता था। वो सख्ती से ओवन को ऑर्डर देता है कि वो ऐसे एक्ट करे जैसे ये कॉन्वर्सेशन कभी हुई ही नहीं। थोड़ी देर बाद लिजर्डमैन अपने एस्टीम्ड गेस्ट शुनान के लिए कुछ स्टीम्ड डियर रिब्स प्रिपेयर करते हैं। जिस पल वो पहला बाइट लेता है, उसका चेहरा किसी बच्चे की तरह चमक उठता है जो कैंडी स्टोर में हो। उसने पहले हिरन खाया है, लेकिन कभी ऐसा नहीं जो हर्ब्स के साथ सीजन किया गया हो। बंदा पूरी तरह बिक चुका है और कील को और गहरा ठोकने के लिए रैक उसे बफलो मीट का जिक्र करके और ललचाता है। नेचुरली शुनान के कान फिर खड़े हो जाते हैं। आखिरकार हर रोज उन्हें बफलो खाने को नहीं मिलता। जमाने हो गए जब उसने आखिरी बार इसे खाया था, और तब भी वो एक बासी टुकड़ा था। लेकिन अब उसे टेंडर फ्रेश बफलो मीट मिल सकता है अगर वो कैंप में रैक को ज्वाइन करे, क्योंकि उनके पास वहां एक है। लेकिन तभी उसका बड़ा मस्कुलर साथी डेडली ग्लेयर शुरू कर देता है। बेचारे शुनन के पास उस हार्श प्रेशर के नीचे मना करने के अलावा कोई चारा नहीं छोड़ता। रैक उतना ही सासी होते हुए शुनान के फोमो को और ज्यादा रगड़ने की कोशिश करता है। शुनन इंसिस्ट करता है कि वो कैंप विजिट करेगा, लेकिन तभी जब वो अपने रिश्ते में और ट्रस्ट बना लेंगे। लकीली ओलोय की ट्राइब मेंबर्स लिजर्डमैन के प्रति हॉस्टाइल नहीं है, और ओवन और दूसरे लिजर्डमैन जो फ्रॉगमैन के साथ रह रहे हैं वो इसका जिंदा सबूत है। शुनन ओवन को बुलाता है और उसे रैक को एक्सप्लेन करने को कहता है कि कैसे उनकी ट्राइब्स एक दूसरे की मदद कर रही हैं जब से वो साथ रहने लगे हैं। ऑफ कोर्स ओवन वो स्क्रिप्ट सुनाना शुरू करता है जो क्लियरली उसे उसके मास्टर्स ने सिखाया है, और रैक ये सब आर पार देख लेता है। वो बता सकता है कि ओवन के मुंह से निकलने वाला हर शब्द रिहर्स्ड है, इस एग्जैक्ट मोमेंट के लिए प्रिपेयर किया गया। शाम अपनी पीली चादर बिछाने लगती है तो शुनान निकलने का फैसला करता है। उसने डेफिनेटली कंपनी एंजॉय की और वो जेन्युइनली ग्रेटफुल है। जब रैक इंसिस्ट करता है कि वो अगली बार उनका विलेज विजिट करे, शुनन पोलाइटली मना कर देता है, जैसा एक्सपेक्टेड था। दोनों ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव्स अलग होने से पहले एक दूसरे को वेव करते हैं। तभी हम नोटिस करते हैं कि शुनन ओवन के साथ एक्सट्रीमली हार्श हो रहा है। एक डिटेल जो रैक की आंखें मिस नहीं करती। वो बता सकता है कि ये लिजर्डमैन फ्रॉगमैन के साथ बिल्कुल भी अच्छी टर्म्स पर नहीं है।
जब शूनन अपने विलेज वापस पहुंचता है, वो और उसके आदमी ओवेन को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि शूनन को रियलाइज हो गया था कि ओवेन ने पहले लिजर्डमैन चीफ से बात की थी और डिमांड करता है कि वो सब कुछ बक दे जो उसने बात की। बेचारा लिजर्डमैन अपने शब्दों में लड़खड़ाता है, जैसे वो झूठ बोलने की कोशिश करता है, ये क्लेम करते हुए कि उसने सिर्फ चीफ्टन को गाइड किया था कि बेहतर बोमन कैसे बने। उस पैथेटिक एक्सक्यूज से उसे और मार पड़ती है, क्योंकि वो खुद एक तीर नहीं चला सकता। तो वो उस चीफ्टन को क्या खाक ट्यूटर कर रहा था। लेकिन ओवेन अपनी बात पर अड़ा रहता है, इंसिस्ट करते हुए कि अगर उसने चीफ्टन को सच बताया होता तो वो बंदा सस्पिशियस हो जाता। इसलिए ओवेन ने कुछ पेमेंट की डिमांड की थी अगर चीफ शूटिंग लेसन चाहता था। जवाब में चीफ्टन ने कहा कि उसके पास पे करने के लिए कुछ वैल्यूबल नहीं था। इवेंचुअली शूनन स्टोरी मान लेता है और यहां तक कि ओवेन को ऐसी इंप्रेसिव बार्गेनिंग स्किल्स के लिए हाई रिगार्ड में रखने लगता है। क्योंकि ओवेन ने इतना एक्सीलेंट काम किया, शूनन उसके बच्चे को बख्श देने का वादा करता है जो आज सैक्रिफाइस के लिए शेड्यूल था। देखो, इन हरामियों ने ढेर सारे लिजर्डमैन को कैदी बना रखा है, सब सैक्रिफाइस किए जाने के लिए। यही वजह है कि ओवेन शूनन का हर कमांड मानने को तैयार है। वो रैक और उसकी ट्राइब को बेवकूफ बनाने के लिए तैयार है, अपनी पूरी जान लगाकर। बाद में उस रात ओवेन पॉन्ड के किनारे बैठा है, उन टेरेबल डिसीजंस पर रिफ्लेक्ट करते हुए जो उसे यहां ले आए। वो रिग्रेट करता है कि उसने इन फ्रॉगमैन के असली रंग पहले नहीं देखे। उन्होंने बेनेवलेंस का दिखावा करते हुए उन्हें फंसा लिया। अब तक यहां रहने वाले लिजर्डमैन का मेजर चंक पहले ही सैक्रिफाइस किया जा चुका है। बचे हुए 200 या उससे ज्यादा लोग 1500 फ्रॉगमैन के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत नहीं करते। न सिर्फ फ्रॉगमैन के पास सुपीरियर नंबर्स हैं, उनके पास एक सपोजिटली डिवाइन क्रीचर भी है जिसे वो गॉड कहते हैं। एक खौफनाक 2 सर वाला शैतान जो किसी भी चीज को एक सिंगल स्वाइप में खा सकता है। वो बीइंग ही अकेली चीज है जो फ्रॉगमैन पर रूल कर रही है और बाय एक्सटेंशन वो लिजर्डमैन पर रूल कर रही है। ओवेन को यकीन है कि ये ब्लैक स्केल लिजर्डमैन चीफ्टन सच में एक पावरफुल इंडिविजुअल है, लेकिन फिर भी उसकी ट्राइब में सिर्फ 600 मेंबर्स हैं और वो कोई वेपन्स यूज नहीं कर सकते। इसलिए ओवेन उन्हें यहां लालच देकर बुलाने और पहले सैक्रिफाइस करवाने का प्लान बनाता है। इस तरह उसके अपने लोगों को जिंदा रहने के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। वो अपने बेटे की जिंदगी लंबी करने के लिए कुछ भी करेगा, भले ही इसका मतलब दूसरी ट्राइब को इस जाल में फंसाना हो। अगला दिन आता है और यूरी यहां उस वाटर बफलो को फ्लेक्स कर रहा है, जिसे देखकर शूनन बिल्कुल पागल हो जाता है। रैक भी इस मोमेंट को वेस्ट नहीं करता और ब्रैग करता है। अब जब शूनन ने अपनी आंखों से बफलो देख लिया है, रैक उसे बो नाम के वेपन के बदले ट्रेड करना चाहता है। तभी ओवेन बीच में आता है, इंसिस्ट करते हुए कि किसी भी बड़े ट्रेड से पहले उन्हें एक दूसरे के विलेजेस विजिट करने चाहिए। ये फेयर होगा कि वो पहले एक दूसरे को जान ले। इनफैक्ट ओवेन वादा करता है कि वो बाद में गुडविल के जेस्चर के तौर पर बो गिफ्ट कर देगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। रैक और जेल उस बो को टेस्ट कर रहे हैं जो उन्होंने खुद रेप्लिकेट किया है, लेकिन किसी वजह से उनका प्रोटोटाइप तीर को दूर तक फायर नहीं कर पा रहा। रैक कन्विंस्ड है कि ये बो स्ट्रिंग की वजह से है, लेकिन उन्होंने अभी तक फिगर आउट नहीं किया है कि किस क्रीचर के टेंडेंस इसके लिए यूज होने चाहिए। फिर हमें पता चलता है कि फ्रॉगमैन के साथ अगली मीटिंग 5वीं होगी और वो बस आने ही वाली है। वो लोग उनकी ट्राइब के बारे में और जानने के लिए एक्सट्रीमली ईगर हैं। हालांकि उनकी क्यूरियोसिटी रैक को सस्पिशियस लगती है। वो सर्टन है कि वो दोस्ती के बहाने कुछ विशेष छुपा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो ठीक से समझ नहीं पा रहा कि वो क्या प्लॉट कर रहे हैं। आई गेस अब फाइनली वक्त आ गया है ओवेन को यूज करने का। इससे ओवेन को अपनी वर्थ और लॉयल्टी प्रूव करने में भी मदद मिलेगी। हम वापस फ्रॉगमैन पर कट करते हैं। वो उस बेचारे बंदे का गला फिर से दबा रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड हैं कि ओवेन की गाइडेंस फॉलो करने के बावजूद वो ट्राइब के करीब जाने में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। ओवेन एडमिट करता है कि ब्लैक स्केल चीफ्टन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कनिंग और कॉशियस है। लेकिन जो भी हो, शूनन चाहता है कि ओवेन चीजों को स्पीड अप करे। चीफ ओलॉय ने उन्हें सैक्रिफाइसेस लाने के लिए एक डेडलाइन दी है और वो इसे मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ओवेन इंसिस्ट करता है कि वो जाने की डेडलाइन इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है। उसके दिमाग में उसे यकीन है कि ये लोग कुछ क्रूशल छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा जो उसे जानने की जरूरत है। इसलिए वो शूनन से इस बारे में सवाल करता है। शूनन एक्सप्लेन करता है कि उसके पिता और एल्डर्स बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए सैक्रिफिशियल रिचुअल को डिले करना ऑप्शन नहीं है। एक बीमारी फैल रही है जो एक्सट्रीम खुजली पैदा करती है और सिम्टम्स सिर्फ बढ़ते जाते हैं। भले ही शूनन एडमिट करता है कि किसी लिजर्डमैन को इस बारे में पता नहीं होना चाहिए, वो ओवेन को एक एक्सेप्शन मानता है। वो स्ट्रेस करता है कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। अगर किसी फ्रॉगमैन को ये हो जाए तो उनकी स्किन न सिर्फ खुजली करती है, बल्कि म्यूकस की एक स्टिकी व्हाइट लेयर से कवर हो जाती है। ये लेयर रगड़ने से भी नहीं हटती और ये लगातार एक्सपैंड होती रहती है। एक पॉइंट पर म्यूकस सांस लेना इम्पॉसिबल कर देता है और इवेंचुअली विक्टिम का दम घुट जाता है। अब तक एक प्रीस्ट पहले ही इससे मर चुका है। ओवेन बिल्कुल सरप्राइज्ड है कि शूनन ने एक लिजर्डमैन को इतनी क्लासिफाइड डिटेल्स बताने की जहमत उठाई। एक लौती एक्सप्लेनेशन जो वो सोच सकता है वो ये है कि शूनन उसका कोई टेस्ट ले रहा है, इसलिए वो अपने इमोशंस छुपा लेता है और प्रॉमिस करता है कि वो ये इन्फॉर्मेशन लिजर्डमैन के बीच कभी नहीं फैलाएगा। आखिरकार अगर उन्हें कुछ इतना क्रूशल पता चला तो वो रियलाइज कर लेंगे कि फ्रॉगमैन एक्चुअली काफी वीक हैं और इससे बगावत हो जाएगी। फिर भी ऐसा नहीं है कि वो इस सीक्रेट को हमेशा के लिए छुपा कर रख सकते हैं।
तो एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर ओवेन रूमर्स फैलाने का सजेस्ट करता है कि ये बीमारी लिजर्डमैन के लिए भी कंटेजियस है। कहानी को बिलीवेबल बनाने के लिए वो ऐड करता है कि ऐसी घास और दूसरे प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं जो क्रश करने पर व्हाइट फोम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऐसा जिसे यूज करके वो म्यूकस की नकल कर सकते हैं। ओवेन पहला इन्फेक्टेड पेशेंट बनने के लिए वॉलंटियर करता है। ये सेटल होने के बाद शुनान एक बार फिर ओवेन के बनाए इंप्रेसिव स्ट्रेटेजिक प्लान्स पर प्राउड फील करता है। हालांकि वो ये भी चाहता है कि वो वही क्लेवरनेस यूज करके उन सारे ब्लैक लिजर्डमैन को यहां ल्यूर करे। सिर्फ तभी वो ओवेन के बेटे को सैक्रिफाइस से एक्सक्लूड करेगा। ऑफ कोर्स कॉर्नर्ड लिजर्डमैन ऐसी बेनेवलेंस के लिए ग्रेटफुल होने से कहीं ज्यादा कुछ फील कर रहा है। जैसे ही शुनन सारी डिटेल्स बताने के बाद जाने लगता है, ओवेन उसे रोकता है और ब्लैक स्केर्ड लिजर्डमैन के खिलाफ यूज करने के लिए बोस का एक बैच मांगता है। लेकिन ये क्लियर है कि शुनन अपने प्रेशियस वेपन्स इतनी आसानी से हैंड ओवर करने को तैयार नहीं है। अगला दिन आता है और फ्रॉगमैन लिजर्डमैन के लिए गिफ्ट के तौर पर काफी सारा सामान लाए हैं। लगता है रैक हर्ब्स का एक मैसिव स्टैक लाया है जो खुजली में मदद करता है। वो उम्मीद कर रहा है कि ये ह्यूज स्टॉक पाइल कम से कम एक बो एक्सचेंज करने के लिए काफी होगा। जैसा एक्सपेक्टेड था, शुनन ऑफर डिक्लाइन कर देता है। उसके लिए वेपन्स ट्रेड करने की बात आने पर ट्रस्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। ऑब्वियस रीजंस की वजह से रैक वही घिसा पिटा बहाना बार बार सुनकर थक चुका है। फाइनली वो अग्री करता है कि दोनों ट्राइब्स के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट इंप्रूव करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओलोय का महान बेटा चाहता है। लेकिन पहले वो ओवेन के साथ प्राइवेट चैट करना चाहता है। इवेंचुअली ओवेन और चीफ्टन सबकी ईयरशॉट से दूर चले जाते हैं। ओवेन वही पुरानी स्क्रिप्टेड कहानी सुनाना शुरू करता है। वो याद करता है कि कैसे दूसरे ग्रे और ब्राउन स्केल लिजर्डमैन का ट्राइब्स मर्ज होने से पहले फ्रॉगमैन के साथ एक ब्रदरली रिचुअल हुआ था। रिचुअल में बेसिकली एक दूसरे को रिगरसली स्टडी करने के लिए वक्त बिताना पड़ता है। इसलिए रैक के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी ट्राइब के बारे में सब कुछ बताए। सिर्फ तभी ओवेन फ्रॉगमैन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। अब वक्त आ गया है कि वो इतना वेरी होना बंद करें और एक्चुअली करीब आने की कोशिश करें। तभी फेमिलियर ब्लू बटरफ्लाई सीन ज्वाइन करती है। एक तो ओवेन पर लैंड भी करती है। रैक तुरंत समझ जाता है कि उसका गॉड उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। वो पूरे दिल से ओवेन से एग्री करता है। ये सच में वक्त है कि वो एक दूसरे से इतना डरना बंद करें। रैक ओवेन को वो सब कुछ बताने को तैयार है जो वो जानना चाहता है। थोड़ी देर बाद शुनन और उसका क्रू अपने विलेज लौटते हैं। इस बार शुनन ये रियलाइज करके बिल्कुल एक्सटैटिक है कि उन्होंने उन ब्लैक स्केल्ड लिजर्डमैन के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है। जो चीज उसे सबसे ज्यादा एक्साइट करती है वो ये है कि उन्होंने फाइनली उन बेवकूफों को अपना विलेज विजिट करने के लिए कन्विंस कर लिया। और भी बेहतर, उन सपोज बेवकूफों ने वॉलंटरली शुनन को अपना खुद का विलेज दिखाया। अब फ्रॉगमैन को एग्जैक्टली पता है कि लिजर्डमैन विलेज कहां लोकेटेड है और उनके पास कितने नंबर्स हैं। शुनान सारा क्रेडिट ओवेन को देने से पहले हेजिटेट नहीं करता, जिसने उन्हें ट्राइब पर अपर हैंड पाने में मदद की। ओवेन ये सुनकर फ्लैटर्ड फील करता है, हालांकि वो हिचकिचाते हुए शुनान को उसका वादा याद दिलाता है। ऑफ कोर्स उस चालाक मेंढक को वादा अच्छे से याद है, हालांकि मुझे शक है कि वो इसे पूरा करने का प्लान रखता है। शाम घिरने लगती है और हमेशा की तरह ओवेन पॉन्ड के पास बैठा है, अपने बच्चे के साथ फिर से पहले की तरह रहने के ख्याल से एक्साइटेड है। जहां तक रैक की बात है, उसके विलेज में ओवेन मानता है कि चीफ्टन की अपनी इग्नोरेंस ही इवेंचुअली उसके डाउनफॉल का कारण बनेगी। एग्जैक्टली ये जानने के लिए कि उन्होंने क्या कॉन्वर्सेशन की थी, हम थोड़ा पीछे टाइम में कट करते हैं। रैक ओवेन को कैरेक्टर्स और सिंबल्स के कॉन्सेप्ट से फेमिलियराइज करने की कोशिश कर रहा है। वो एक टहनी से कुछ सिंबल्स बनाता है और उनके मीनिंग्स एक्सप्लेन करता है। क्रॉस का मतलब है डिक्लाइन और दूसरा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है लाई। ओवेन शार्प माइंडेड होने की वजह से जल्दी ही इसे पिकअप कर लेता है। सिर्फ यही नहीं, वो दोनों कैरेक्टर्स को साथ में रखता है, एक इंटायरली नया सेंटेंस बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, लाई के कैरेक्टर को क्रॉस के बगल में रखने से फ्रेज बनता है नो लाई, जो रिप्रेजेंट करता है ट्रूथ। रैक थॉरली इंप्रेस हो जाता है कि उसने कितनी जल्दी सीख लिया, यहां तक कि उसने खुद कभी इन कैरेक्टर्स को इस तरह यूज करने का नहीं सोचा था। ये सारे फ्लैटरिंग वर्ड्स ओवेन को शुनन की याद दिलाते हैं, जो उसे उसके शार्प माइंड के लिए प्रेज करता है। फिर भी ओवेन क्यूरियस है कि रैक स्पेसिफिकली उसे सिंबल्स क्यों सिखा रहा है, जब उन्होंने फ्रॉगमैन के साथ मीटिंग्स में ऐसी चीजों का कभी जिक्र नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे रैक उसका दिमाग पढ़ रहा हो। वो एक्सप्लेन करता है कि वो ये सिर्फ इसलिए सीखा रहा है क्योंकि वो ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता है। वो फ्रॉगमैन के साथ ट्रस्ट बिल्ड नहीं करना चाहता, बल्कि खुद ओवेन के साथ। रैक पहले ही जानता है कि फ्रॉगमैन के बारे में उसे जो चीजें बताई गई हैं वो सच नहीं है, और ऐसी कई कहानियां हैं जो ओवेन शेयर नहीं कर सकता। रैक और उसके लोगों ने दर्द देखा है, यही वजह है कि उन्होंने इसे दूसरों में पहचानना सीख लिया है। वो प्रेडेटर और प्रे में इजीली फर्क कर सकता है, और उसने पहले ही पहचान लिया है कि ओवेन और उसके लोग प्रे हैं। रैक ओवेन के चेहरे पर छिपे दर्द को देख और सूंघ सकता है। इसके बावजूद वो यंग लिजर्डमैन सब कुछ डिनाई करता रहता है, लेकिन चीफ्टन सब कुछ अच्छे से जानता है। फ्लैशबैक से लौटने पर ओवेन अपनी सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट करता है। वो जानता है कि ब्लैक स्केल ट्राइब का चीफ्टन कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग है, लेकिन वो फ्रॉगमैन वेपन्स के सामने टिक नहीं सकता। रैक का एक अबॉमिनेबल क्रीचर को मारने का दावा ओवेन को रिडिकुलस लगता है, खासकर जब उनके पास स्पेशल वेपन्स भी नहीं है। फर्दरमोर, चीफ रैक जरूर इनक्रेडिबली फूलिश होगा जो उसे अपने सिंबल्स की नॉलेज दे रहा है।
ओवेन फील करता है कि वो चीफ्टन के ट्रस्ट के लायक नहीं है। वो खुद को एक बार्गनर से ज्यादा कुछ नहीं मानता, कोई ऐसा जो सिर्फ अपने फायदे की चिंता करता है। अगला दिन आता है और रैक फाइनली फ्रॉगमैन के विलेज विजिट करता है। उन्हें देखकर शूनन अपने नए दोस्तों का खुले दिल से स्वागत करता है। प्लेजेंट्रीज खत्म होने के बाद रैक फुली इक्विप्ड आने के लिए माफी मांगता है। उसे डर था कि रास्ते में उनका सामना किसी कॉकेट्राइस से हो सकता है और वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। ऑफ कोर्स शूनान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अपने दिमाग में वो सोचता है कि ये लिजर्डमैन स्टूपिड हैं जो मानते हैं कि उनके प्रिमिटिव स्पीयर्स कभी कॉकेट्राइस के सामने टिक पाएंगे। वैसे भी शूनान का लिजर्डमैन से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। वो उनके फीस्ट के दौरान खाने में जहर मिलाने का प्लान बना रहा है। रैक फिर इधर उधर देखने लगता है, ओवेन को ढूंढ रहा है। शूनान एक्सप्लेन करता है कि वो बैंकेट की तैयारी में बिजी है। वो इवेंचुअली उसे स्पॉट करते हैं जो मेहमानों के लिए सीट्स अरेंज कर रहा है। शूनान उसे जमीन पर एक टहनी से कुछ लिखते हुए नोटिस करता है। वो जरा भी शक नहीं करता और सोचता है कि ओवेन शायद मार्क कर रहा है कि हर गेस्ट को कहां बैठना है। वो रैक को इशारा करता है कि वो जाकर खुद ओवेन को ग्रीट करे। जहां तक शूनान की बात है, वो फूड प्रिपरेशंस चेक करने जा रहा है। जब रैक पास आता है, ओवेन उन मार्किंग्स की तरफ इशारा करता है जो वो कार्व कर रहा है, ये प्रिटेंड करते हुए कि वो इंडिकेट करते हैं कि लिजर्डमैन को कहां बैठना है। लेकिन जो सिंबल उसने बनाया है वो वही है जिसका मतलब है लाई। रैक इमीडिएटली समझ जाता है कि उन्हें क्या करना है। वो यूरी को सिग्नल देता है चीजें शुरू करने के लिए, और बस ऐसे ही असली बैंकेट शुरू होता है। यूरी अपने पैर जमाता है, स्टांस लेता है और अपनी पूरी ताकत से स्पीयर फेंकता है जो एक आर्म्ड फ्रॉगमैन को इंस्टेंटली मार देता है। रैक फिर अपने वॉरियर्स को ऑर्डर देता है कि वो फ्रॉगमैन को ओब्लिटरेट कर दें और ये वन साइडेड मैसेकर शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बीत जाती है और रैक का क्रू बिना किसी सिंगल कैजुअलिटी के पूरा एरिया क्लियर कर देता है। ज्यादातर फ्रॉगमैन पहले ही भाग चुके हैं, इंक्लूडिंग शूनान। नेक्स्ट उन्हें बोमन से लड़ने के लिए प्रिपेयर होना होगा। उसके लिए रैक बस उम्मीद कर सकता है कि उनका बैकअप प्लान काम करे। वो जल्दी से ओवेन की तरफ मुड़ता है और उसे एक क्रूशियल टास्क देता है, एक ऐसा टास्क जिसमें वो फेल नहीं हो सकता। फ्रॉगमैन पर कट करते हैं। शूनान गुस्से में अपने दांत पीस रहा है। उसे यकीन है कि ये सब ओवेन का किया धरा है। वो अपने गुंडों को ऑर्डर देता है कि विलेज के हर वॉरियर को गैदर करें। उन्हें लिजर्डमैन पर इमीडिएटली अटैक करना होगा। जहां तक ग्रे कैप्टिव लिजर्डमैन की बात है, उनका काम रैक के ग्रुप को तब तक रोक कर रखना है जब तक फ्रॉगमैन वॉरियर्स तैयार ना हो जाएं। जल्दी ही फ्रॉगमैन एरोज की बौछार अनलीश करते हैं जो सीधा लिजर्डमैन पर एम्ड है। लेकिन रैक ने इसके लिए पहले ही प्लान बना लिया था। उनका बैकअप प्लान था शील्ड्स। सारे लिजर्डमैन अपनी शील्ड्स उठाते हैं, इनकमिंग एरोज को ब्लॉक करते हुए। वो कमजोर लाठियां टकराते ही वापस उछल जाती हैं। यूरी ये देखकर एक्सटैटिक है कि ये चीजें एक्चुअली एरोज के खिलाफ काम करती हैं। मीनवाइल शूनान जल्दी से स्ट्रैटेजी एडजस्ट करता है। वो फ्रॉगमैन को ऑर्डर देता है कि सिर्फ तब फायर करें जब लिजर्डमैन आगे बढ़ें। लेकिन वो प्लान भी कोलैप्स हो जाता है जब धुएं की एक मोटी चादर पूरे एरिया को निगलने लगती है, जिससे सबकी विजिबिलिटी खराब हो जाती है। कोई भी अब ठीक से एम नहीं कर सकता। और धुआं कौन फैला रहा है? वेल, ये ओवेन है जिसने फ्रॉगमैन के घरों में आग लगा दी है। उसके साथ ही लिजर्डमैन डिसबिलीफ में घूरते हैं, उसे ऐसा बोल्ड एक्ट कमिट करते हुए देखकर। एक पल के लिए वो सोचते हैं कि ये जरूर शूनान के ऑर्डर्स होंगे, लेकिन ओवेन सच रिवील करता है। वो ब्लैक स्केल्ड चीफ्टन के ऑर्डर्स पर एक्ट कर रहा है। वो अपने दोस्तों से भीख मांगता है कि वो उस पर भरोसा करें, बस एक बार, उन्हें यकीन दिलाते हुए कि रैक फ्रॉगमैन को कुचल देगा। इवेंचुअली उसके साथ ही अपनी मशालें उठाते हैं और अपने आसपास सब कुछ जलाना शुरू कर देते हैं। जब तक शूनान रियलाइज करता है कि सेटलमेंट आग में है, तब तक बहुत देर हो चुकी है। अभी के लिए वो डिसाइड करता है कि उन्हें रिट्रीट करना चाहिए, खासकर जब उनके कमांड वाले लिजर्डमैन पहले ही उन्हें धोखा दे चुके हैं। वो बाद में बैटल रिजॉइन करने का प्लान बनाते हैं जब उनका ट्रम्प कार्ड वॉरियर ओबोई आएगा। लेकिन शूनन अभी भी डाउट करता है कि क्या वो बाजी पलट पाएंगे। वो ओबोई की स्ट्रेंथ पर डाउट नहीं करता। वो चिंतित है कि उन्हें सिर्फ एक स्ट्रांग वॉरियर से ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है। वो फिर पानी में रहने वाले उस फींड से मदद लेने के बारे में सोचता है। मीनवाइल वॉरियर ओबोई को खबर मिलती है कि शूनन लोअर विलेज में रिट्रीट कर रहा है। बैंक्वेट हॉल में स्टेशन 10 वॉरियर्स और इन्वेस्टिगेट करने भेजे गए 5 वॉरियर्स सब मारे जा चुके हैं। ओबोई आइलैंड पर 5 वॉरियर्स और अपने पास वाले 10 काउंट करता है। सबको मिलाकर उनके पास टोटल 45 वॉरियर्स हैं। ये नंबर उसे कॉन्फिडेंस देता है। उनके पास अभी भी एडवांटेज है। एक फ्रॉगमैन स्पीयर निकालता है, उसे पॉइजनस फ्रॉग म्यूकस में डुबोता है और शूट करने के लिए प्रिपेयर होता है। लेकिन अचानक जमीन कांपने लगती है। वॉरियर ओबोई को एक ठंडी टेंशन जकड़ लेती है। उसके सीने में वही फीलिंग है जो उसे उस दिन आई थी जब उसने कॉकेट्रीज को फेस किया था। वो बता सकता है कि कुछ कैटास्ट्रॉफिक आ रहा है। इवेंचुअली वो एरोज की बौछार अनलीश करते हैं, लेकिन उनका अटैक ड्राक मनून के खिलाफ बेकार हो जाता है। उसकी मैसिव प्रेजेंस ही फ्रॉगमैन को डर से कंपाने के लिए काफी है। बीस्ट को राइड करने वाली जेल है। वो नोटिस करती है कि पिछली बार जब उसने राइड किया था, तब से मनून कितना बड़ा हो गया है। जो चीज और भी कॉमिकल है वो ये फैक्ट है कि एरोज, जो सपोजिटली दुश्मन के अल्टीमेट वेपन्स थे, वो लिटरली मनून के लिए साइड स्नैक्स का काम कर रहे हैं। देखो,
मनून वो सब कुछ खा जाता है जो उसके मुंह के पास आता है। वो विशियसली दहाड़ता है और ज्यादा खाना खाने के लिए तैयार, और ये फ्रॉगमैन अब उसका बफेट बनने वाले हैं। ओबोई खुद को सीरियस मुसीबत में पाता है क्योंकि उनका अल्टीमेट वेपन उन्हें पूरी तरह फेल कर चुका है। इवन अगर वो मनून के वल्नरेबल पार्ट्स पर शूट करने की कोशिश करता है, क्रीचर इतना तेज है कि वो ठीक से एम नहीं ले सकता। इवेंचुअली मनून आगे लपकता है और अपने जबड़ों की शेयर स्ट्रेंथ से एक फ्रॉगमैन को कुचल देता है। इस पॉइंट पर ओबोई श्योर है कि ये मॉन्स्टर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो पंगा ले सके, क्योंकि इस ऑलराउंड प्रेडेटर के खिलाफ कुछ काम नहीं करने वाला ओबोई क्रीचर की अपनी ताकत उसके खिलाफ यूज करने का डिसाइड करता है। वो पॉइजनस टोड को सीधा मनून की तरफ उछालता है और जैसा एक्सपेक्टेड था, मनून उसे इंस्टेंटली खा जाता है। दूसरे फ्रॉगमैन भी अपने पॉइजनस टोड्स उसकी तरफ फेंकने लगते हैं और मनून लिटरली हर एक को अपने मुंह से लेफ्ट और राइट कैच कर रहा है, ये मेक श्योर करते हुए कि कोई भी डिलाइटफुल डिजर्ट वेस्ट ना जाए। मीनवाइल ज़ेल को ये अजीब लगता है कि दुश्मन मनून पर लिटरली स्नैक्स फेंक रहा है। नेबुला की ब्लेसिंग्स के अंडर, स्पेसिफिकली 3 ब्लेसिंग्स में से एक, उनके पास टॉक्सिन्स के खिलाफ रेजिस्टेंस है। एक बार फिर ओबोई बहुत देर से रियलाइज करता है कि उन्होंने रॉयली स्क्रू अप कर दिया है। मनून अपने अगले स्नैक पर प्लेजेंटली स्माइल करता है, ओबोई का सिर उसकी बॉडी से उखाड़ने से पहले। हम फिर उस जगह वापस कट करते हैं जिसे आग के हवाले कर दिया गया था। एक फ्रॉगमैन रैक को पॉइजनस एरो से स्नाइप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चैड लिजर्ड इनकमिंग एरो को अपनी पूंछ के एक स्ट्राइक से फाड़ देता है। यूरी फिर स्नाइपर का सिर फोड़ देता है, जिससे ब्रेन के टुकड़े बिखर जाते हैं। आखिरी वॉरियर के निपटने के साथ कोई दुश्मन नहीं बचा। शुनान पहले ही विलेज अबैंडन कर चुका है और नदी के बीच में बने आइलैंड पर लोकेटेड इनर विलेज में चला गया है, क्योंकि फ्रॉगमैन को बेरहमी से कुचल दिया गया है। ग्रेश ब्राउन लिजर्डमैन ने भी फ्रॉगमैन पर हमला करना शुरू कर दिया है। सारी डिस्ट्रक्शन और फ्रॉगमैन को हुए ओवरवेलमिंग डैमेज को देखकर रैक सोचने लगता है कि उनका लीडर एलॉय अब तक क्यों नहीं आया। पता चलता है कि नेबुला ने ऑफ स्क्रीन एलॉय का काम तमाम कर दिया है। एक वायरस है जिसका नाम रिडिकुलसली लंबा है, जो मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता। जो चीज मैटर करती है वो ये है कि इस वायरस से होने वाली बीमारी एक्सट्रीमली फेटल है। जिस वक्त रैक ने होली लैंड छोड़ने का डिसाइड किया था, नेबुला ने सैकड़ों किलोमीटर्स दूर एक बीमारी लोकेट की थी। इंसेक्ट्स यूज करके उसने वो बीमारी यहां तक ट्रांसपोर्ट की। जब ग्रेट फ्रॉगमैन लीडर एलॉय इन्फेक्टेड हुआ, वो पावरफुल फिगर नहीं रहा जिसे पूजा जाता था। उस इडियट ने मौत की कगार पर अनगिनत सेरेमनीज रखी, जहां उसने बेचारे लिजर्डमैन बच्चों को सैक्रिफाइस किया, उन्हें उस 2 हेडेड फीन को ऑफर किया। वो मानता था कि यही एक तरीका है जिससे उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। रैक और उसके क्रू पर वापस कट करते हैं। उन्होंने एरिया में फ्रॉगमैन का सफाया कर दिया है। तभी ओवन उसके पास दौड़ता हुआ आता है। वो डेस्परेटली रैक से भीख मांगता है कि वो इमीडिएटली लेक क्रॉस करे और बीच में बने आइलैंड पर पहुंचे। वहां यंग लिजर्डमैन है जिन्हें उस 2 हेडेड फीन को सैक्रिफाइस किया जाने वाला है। लेकिन ये जितना ग्रिम सुनाई देता है, रैक पॉइंट आउट करता है कि ओवन ये सब उसे बहुत देर से बता रहा है। वो अब लेक क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि फ्रॉगमैन अपनी बोट्स लेकर आइलैंड की तरफ पहले ही निकल चुके हैं। तैरकर वहां पहुंचने की कोशिश करना पूरे सुसाइड होगा। पानी में वो फ्रॉगमैन आर्चर्स के लिए प्रैक्टिस डमी से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। ओवन पूरी तरह डिस्पेयर में डूब जाता है। जुड़े हुए हाथ और दुख और डेस्परेशन से भरी आंखों के साथ वो रैक से कुछ करने की भीख मांगता है। उसका बेटा वहां कैद है। अपने बेटे का जिक्र सुनकर रैक बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता है और ओवन के चेहरे पर एक थप्पड़ मारता है। वो इस ब्रेन डेड फूल पर चिल्लाता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। वो अटली डिसअपॉइंटेड है कि ओवन ने उस पर कभी ट्रस्ट ही नहीं किया। अगर उन्हें शुरू से पता होता तो रैक श्योर है कि वो उस सो कॉल्ड गॉड को गिराने के लिए पहले से तैयार होता। अब ओवन की वजह से उसका बेटा शायद एक अननेसेसरी मौत की तरफ जा रहा है। यहां तक कि ओवन भी अब अपने डिसीजंस पर रिग्रेट करने लगता है। और जैसे ही सब कुछ बहुत देर लगने लगता है, वो 2 हेडेड फींड फाइनली फ्रॉगमैन की सेरेमनी का जवाब देता है। वो फींड ऑफरिंग्स लेने के लिए पहुंच जाता है। फ्रॉगमैन पूरे डिवोशन के साथ अपने गॉड का नाम चांट करते हैं, भीख मांगते हैं कि वो उनके सैक्रिफाइसेस एक्सेप्ट करे। एलॉय अपने गॉड से और प्लीड करता है कि वो उन ब्लैक स्केल लिजर्डमैन को डिस्ट्रॉय कर दे जो लेक को धमकी दे रहे हैं। मीनवाइल ओवन लेक के किनारे बैठा है, हेल्पलेस, देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। जहां तक रैक और ज़ेल की बात है, वो उस अबॉमिनेशन को साइज अप करने में बिजी हैं। पहली चीज नोट करने वाली यह है कि क्रीचर उस कोलियोप्टेरा से थोड़ा बड़ा है जिसे उन्होंने बोल्डर्स से हराया था। चांसेस हैं कि वो इसे हरा सकते हैं, लेकिन ऑड्स बुरी तरह उनके खिलाफ हैं, खासकर क्योंकि टेरेन अब उन्हें ह्यूज डिसएडवांटेज में डालता है। कैजुअल्टीज इनेविटेबल होंगी। तभी रैक को अपने गॉड से एक सिग्नल मिलता है और इस पॉइंट से आगे सब कुछ बदल जाता है। रैक ओवन को आगे देखने का ऑर्डर देता है। आगे देखो और उसे बताओ अगर वो मिरेकल्स में विश्वास नहीं करता। उनके सामने खड़ा है एक मैसिव प्रेइंग मैंटिस, गॉड का एक लिटरल मिरेकल। वापस उस इडियोटिक फ्रॉग लीडर पर कट करते हैं जो उस 2 हेडेड फ्री की पूजा कर रहा है। वो उस फींड से भीख मांगता रहता है कि वो इन लिजर्डमैन को सैक्रिफाइस के तौर पर ले ले, लेकिन ये क्लियर है कि फींड का ध्यान किसी और चीज ने चुरा लिया है। जब एलॉय इधर उधर देखता है कि फींड की नजर किस पर पड़ी, तो वो उस मैसिव मैंटिस को देखता है। मैंटिस को देखने के बाद टेरिफाइड फ्रॉगमैन के दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द बनता है, गॉड। ये क्रीचर एक लिटरल गॉड है। नेबुला ने इस बीइंग को एक अबॉमिनेशन के एसेंस यूज करके क्रिएट किया।
दूसरे फैक्टर्स जैसे उसका डोमिनियन लेवल 4, डिविनिटी लेवल और फेथ की अमाउंट ने भी मेजर रोल्स प्ले किए। इनके बिना उसे एक सेक्रेड बीस्ट क्रिएट करने की एबिलिटी ग्रांट नहीं होती। नेबुला श्योर है कि ज्यादा प्लेयर्स के पास अभी सेक्रेड क्रीचर नहीं होगा। मीनवाइल वो टू हेडेड फीन मैंटिस पर एक बाइट लेने के लिए लपकता है, लेकिन मैंटिस उस बास्टर्ड का जबड़ा नंगे हाथों से पकड़ लेता है। मॉन्स्टर तड़पता है और मैंटिस की पकड़ से छूटने के लिए स्ट्रगल करता है। जब उसे धक्का दिया जाता है तो कई फ्रॉगमैन फीन की भारी भरकम बॉडी के नीचे कुचले जाते हैं। दूसरा सिर लपकता है, लेकिन मैंटिस कोई रहम नहीं दिखाता और उसे साफ काट देता है, जिससे खून हर जगह फैल जाता है। जिस क्रीचर को कभी गॉड की तरह पूजा जाता था उसे अब एक ब्रूटल लेसन सिखाया गया है। वो एक घिनौने चूहे से ज्यादा कुछ नहीं है। मैंटिस फिर इस तुच्छ क्रीचर को अपने ऑलमाइटी क्रिएटर को ऑफर करने का डिसाइड करता है। एक सिंगल झटके के साथ मैंटिस मॉन्स्टर की बॉडी से सिर उखाड़ देता है, फाइनली इस इग्नोरेंट बीस्ट को उसकी पैथेटिक एग्जिस्टेंस से आजाद कर देता है। टू हेडेड फींड के मरने के साथ मैंटिस गर्व से खड़ा होता है, अपनी जीत का जश्न मनाते हुए। लिजर्डमैन सेलिब्रेशन में इरप्ट हो जाते हैं, जबकि ओवन मुश्किल से अपने आंसू रोक पा रहा है। मानना पड़ेगा, मैंटिस की एंट्रेंस पूरे हाइप थी। नेबुला भी यही सोचता है। फींड के इंप्रेसिव स्टैट्स होने के बावजूद उसे अपना स्मॉल डोमिनियन यूज करने का कभी मौका ही नहीं मिला। और जैसा कि हम जानते हैं, टू हेडेड फींड की डिफीट नेबुला को उसका एसेंस रिवॉर्ड करती है। एक नया नोटिफिकेशन उसे स्मॉल डोमिनियन क्लेम करने देता है, हालांकि पहले ये अननोन होता है। क्लेम करने के बाद ही नेबुला को पता चलता है कि डोमिनियन सी वाटर है। अब सेंस बनता है कि मॉन्स्टर ने इसे यूज क्यों नहीं किया। यहां सिर्फ फ्रेश और मीठा पानी है, तो सी वाटर डोमिनियन यूजलेस होता। ऑनेस्टली रिवर्स पर डोमिनियन कहीं बेहतर होता, क्योंकि नेबुला भी यहां सी वाटर यूटिलाइज नहीं कर सकता। फिर भी वो श्योर है कि ये कभी न कभी काम आएगा। हम फिर वापस चीफ एलॉय पर ट्रांजिशन करते हैं, जो अपने गॉड को इतनी आसानी से गिरता देख अटर डिसबिलीफ में है। अपने पिता को इतनी निराशा में देखकर उसका बेटा शूनन फाइनली फ्रॉगमैन के डाउनफॉल का असली कारण समझने लगता है। जहां तक वो बता सकता है, उसके पिता और उसकी ट्राइब ने बीमारी की वजह से अपनी ताकत नहीं खोई। ये इसलिए हुआ क्योंकि वो उस टू हेडेड फींड पर बहुत ज्यादा डिवोटेड और रिलायंट थे। पूरी ट्राइब ने अपना गार्ड डाउन कर दिया। उन्होंने ट्रेनिंग बंद कर दी, ये मानते हुए कि वो टू हेडेड गॉड उन्हें हमेशा सेफ रखेगा। अब फ्रॉगमैन कायरों से ज्यादा कुछ नहीं है, अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़े होने के लिए पावरलेस। ग्रेट मैंटिस अपने क्रिएटर को अबॉमिनेशन के एनाहिलेशन की गुड न्यूज देता है। नेबुला अपनी क्रिएशन पर प्राउड फील करता है और उसे तब तक रेस्ट करने का मौका देता है जब तक उसे फिर से समन ना किया जाए। ग्रेट मैंटिस जब भी वक्त आएगा और उसकी इन्वॉल्वमेंट इंपेरेटिव होगी, उभरने के लिए तैयार है। मीनवाइल रैक और उसका क्रू फ्रॉगमैन को रिवर क्रॉस करके आउटर विलेज तक पहुंचते हुए नोटिस करते हैं। विलेज अबैंडन किया जा चुका है, जिससे रैक को तैरकर पार करने और उन लिजर्डमैन को रेस्क्यू करने का मौका मिलता है। अपनी आवाज ऊंची करके और डोमिनेंस से भरी टोन में रैक विलेज के कैप्टिव्स को एड्रेस करता है। आज वो यहाँ फ्रॉगमैन पर जीत क्लेम करने आया है। अगर किसी में उसके साथ इस कोशिश में शामिल होने की हिम्मत है तो वो आगे आ सकता है। ओवन इमीडिएटली वॉलंटियर करता है, उसे ये जीत सिक्योर करने में मदद करने के लिए तैयार। दूसरे इंजर्ड लिजर्डमैन भी अपनी हिम्मत जुटाते हैं और ज्वाइन करने की जिद करते हैं, फाइनली रैक को अपना चीफ्टन एक्नॉलेज करते हुए। लेकिन रैक इंसिस्ट करता है कि इंजर्ड लोग पीछे रहें और आराम करें। एक बहादुर लिजर्डमैन खुद को फॉर्मर वॉरियर प्रोक्लेम करता है, जो जानता है कि खतरे का सामना करते वक्त कब आराम करना चाहिए। हालांकि उनमें से किसी को भी फ्रॉगमैन सिविलियंस को खत्म करने में कोई ऑनर फील नहीं होता। उनके दिलों में एक आग फिर से जल उठी है, खुद के लिए लड़ने और अपनी आजादी वापस पाने की आग। जिस चीज ने इस आग को चिंगारी दी वो है रैक और उसके लोगों का रिजॉल्व, फ्रॉगमैन वॉरियर्स से डरने से उनका इनकार। रैक बता सकता है कि उनकी एनर्जी के पीछे का असली फ्यूल फ्रॉगमैन के प्रति पूरे नफरत और गुस्सा है। फॉर्मर वॉरियर बिना हिचकिचाहट के ये एडमिट करता है। फाइनली वक्त आ गया है इस जलती हुई नफरत को बाहर निकालने का, ताकि उनके दिलों की आग शांत हो सके। उन्होंने अपने साथी खोए हैं, अपने बच्चे, अपने पोते पोतियां। जब तक वो इन जुल्मों को फ्रॉगमैन को वापस नहीं लौटाते, उन्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। और ऑनेस्टली रैक एग्जैक्टली यही चाहता है कि वो करें। वो एक बार फिर अपनी आवाज उठाता है, हवा को चीरते हुए, जैसे वो सबको डिटर्मिनेशन के साथ चार्ज करता है। उन लोगों से बदला लेने का डिटर्मिनेशन जिन्होंने दुख दिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा पास्ट में कट करते हैं। ये उस वक्त के आसपास है जब शूनन ने रैक को बो यूज करने में मदद की थी। रैक कितनी तेजी से सीख रहा था ये देखते हुए शूनन श्योर था कि वो जल्दी ही फ्रॉगमैन वॉरियर्स के बराबर होगा। करंटली रैक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो एरो शूट करने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। उस पर रैक ने आर्ग्यू किया कि टारगेट के क्रूशल पॉइंट्स पर हिट करना नॉन क्रूशल पार्ट्स पर हिट करने से बेहतर है। तब शूनन एक्सप्लेन करता है कि रियल बैटल्स में रियल टारगेट्स हमेशा मूव कर रहे होते हैं, इसलिए बिना मिस किए जितना जल्दी हो सके शूट करना एसेंशियल है। दोस्तों, उस छोटी सी डिटेल को दिमाग में रखना, ये कहानी में जल्दी ही काम आने वाली है। वेपन के बारे में थोड़ा और नॉलेज शेयर करने के बाद शूनन ने रैक को यह भी वादा किया था कि वो उसे खुद बो बनाना सिखाएगा, लेकिन तभी जब उनका बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। उसने उसे अश्योर किया कि बोस के लिए जरूरत का सामान लिजर्डमैन के लिए भी इजीली एक्सेसिबल है।
तब रैक को एक अजीब मनहूस फीलिंग आई थी जब शुनन ने मटेरियल्स के इजीली एक्सेसिबल होने का जिक्र किया था। ये एक मॉर्बिड फीलिंग थी, एक ऐसी फीलिंग जो वो इवेंचुअली सीधा शुनन के मुंह से समझेगा। मुझे स्ट्रॉन्ग हंच है कि रैक को वो खौफनाक ठंडक क्यों महसूस हुई, लेकिन मैं थ्रिल खराब नहीं करूंगा। अभी वो दूसरे वॉरियर्स के साथ आइलैंड की तरफ तैर रहा है। किनारे पहुंचने पर ग्रे स्केल लिजर्डमैन अपने लव्ड वंस की तरफ लपकते हैं। ओवेन अपने बेटे इयन को जितना टाइट और पैशनेटली हो सके गले लगाता है। रैक फिर यूरी को बच्चों को एरिया से इवैक्यूएट करने में मदद करने का टास्क देता है। वो ग्रे और ब्राउन स्केल लिजर्डमैन को आउटर विलेज के पीछे जाने और फ्रॉगमैन को कंफ्यूज करने का ऑर्डर देता है। जो यूरी इंटरप्रेट कर सकता है वो हमला करने वाले हैं और दुश्मन को दोनों तरफ से दबोचने वाले हैं। रैक इतना कंफर्म करता है, एक बार दुश्मन का ध्यान पूरी तरह विलेज के फ्रंट पर आ जाए तो वो लेक क्रॉस करके वहां से स्ट्राइक करने का प्लान बनाता है। हालांकि यूरी अपने चीफ्टन के लिए चिंतित फील करता है, रैक उसे रीअश्योर करता है कि वो ठीक रहेगा, खासकर जब दुश्मन के पास अब वो नंबर्स नहीं रहे जो कभी थे। और तो और लिजर्डमैन को अभी अभी उनके गॉड से एक और ब्लेसिंग मिली है। उनके काले स्केल्स अब चांदनी में लहराती हुई लहरों की तरह चमक रहे हैं। फ्रॉगमैन विलेज पर कट करते हैं। सब लोग पैनिक में इधर उधर भाग रहे हैं, इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दुश्मन आ गया है। ठीक उसी पल रैक और उसका क्रू विलेज के ऑपोजिट साइड से पार्टी क्रैश करते हैं। यूरी और उसके साथी पहले ही तबाही मचा रहे थे और रैक बिना वक्त गंवाए उन्हें ज्वाइन करता है। फ्रॉगमैन का ग्रेट चीफ्टन डेस्परेटली टू हेडेड फीन से मैनिफेस्ट होने और उसे इस कैटास्ट्रोफी से बचाने की भीख मांगता है। उस टू हेडेड गॉड के लिए किए गए सारे सैक्रिफाइसेस के बाद ये वो कम से कम चीज है जो वो डिजर्व करता है। रैक उस बास्टर्ड का बकवास बंद कर देता है, एक सिंगल स्पीयर उसके सिर के आर पार करके उसे इंस्टेंटली मार देता है। वन साइडेड मैसेकर जारी रहता है, हर आखिरी फ्रॉगमैन को निकलते हुए। अभी लिजर्डमैन को चिल्लाते हुए और शुनन को ढूंढते हुए सुना जा सकता है। वो आदमी एक झोपड़ी के अंदर छुपा हुआ है। वो अटर शॉक में है। फ्रॉगमैन सुपीरियर नंबर्स और एडवांस्ड वेपन्स होने के बावजूद कैसे हार सकते हैं। उसे इवेंचुअली रैक ढूंढ लेता है, जो ठीक उसके पीछे रेंगता हुआ आता है। रियलाइज करके कि कोई उसके पीछे है, शुनन डर से सुन्न हो जाता है और फर्श पर गिर जाता है। रैक उसे अपने पैरों पर खड़े होने और अपना वेपन उठाने का कमांड देता है। वो शुनन को एक वॉरियर के तौर पर अपना ऑनर प्रोटेक्ट करने और वैसे ही लड़ते हुए मरने का मौका देने को तैयार है। लेकिन शुनन एक कायर है, उसके लिए मौत के सामने ऑनर का कोई मतलब नहीं है। वो इमीडिएटली भीख मांगना शुरू कर देता है कि उन्होंने जो वक्त साथ बिताया उसके खातिर उसे बख्श दिया जाए। वो यहां तक कि उनके बोस क्राफ्ट करने में यूज होने वाले मटेरियल्स के पीछे का सीक्रेट रिवील करने को ऑफर करता है। इनफैक्ट वो उन लिविंग बींग्स को एक्सपोज करने के लिए तैयार है जिनसे उन्होंने बो स्ट्रिंग्स के लिए टेंडन्स एक्सट्रैक्ट किए थे। कांपती हुई आवाज में वो कन्फेस करता है कि वो टेंडन्स लिजर्डमैन से आए थे। शुनन बहुत देर से रियलाइज करता है कि ऐसी मॉर्बिड इन्फॉर्मेशन रिवील करके उसने अपनी सिचुएशन और खराब कर ली है। रैक शुनन के कन्फेशन को एक्नॉलेज करता है और सरप्राइजिंगली वो डील एक्सेप्ट कर लेता है और शुनन को जिंदा जाने देने का डिसाइड करता है। आखिरकार रैक उससे कोई पर्सनल ग्रज नहीं रखता। इसके साथ वो स्टर्नली शुनन को भागने का ऑर्डर देता है। फ्रॉगमैन इशारा समझता है और जंगल की तरफ भागता है, लेकिन रैक ने उसे सिर्फ इसलिए जाने दिया क्योंकि वो अपना एम टेस्ट करने के लिए एक मूविंग टारगेट चाहता था। अगला दिन आता है और हमें एक फ्रॉगमैन की लाश पेड़ से बंधी हुई मिलती है, जो लिजर्डमैन चीफ के लिए परफेक्ट टारगेट डमी का काम कर रही है। रैक उन नए बोस को टेस्ट कर रहा है जो उन्होंने क्राफ्ट किए। हर एक में कस्टम बो स्ट्रिंग्स लगी हैं जो उन्होंने खुद क्रिएट की हैं। एक लौती प्रॉब्लम जो वो करंटली फेस कर रहे हैं वो है स्ट्रिंग्स की लिमिटेड रेजिलियंस। अगर वो थोड़ा ज्यादा जोर से खींच दें तो वो टूट जाती हैं। ओवेन एडमिट करता है कि उनके पास अभी जो यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स सिंपली अवेलेबल नहीं है। रैक ये अच्छे से जानता है और यही वजह है कि वो यहाँ हमेशा के लिए रहने का प्लान नहीं बना रहा। सर्दी आ रही है और उन बफलोज को खिलाने के लिए जो वो रेस कर रहे हैं उन्हें किसी ज्यादा गर्म जगह पर रीलोकेट करना होगा। क्योंकि ओवेन अपना वॉरियर मास्क पहने हुए है, रैक अज्यूम करता है कि वो आज भी शिकार पर गया होगा। ओवेन कंफर्म करता है, प्राउडली स्टेट करते हुए कि उसने एरिया में बचे हुए सारे फ्रॉगमैन को एक्सटर्मिनेट कर दिया है। अभी के लिए उन्हें बो स्ट्रिंग्स के लिए इनफ मटेरियल होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, कम से कम कुछ वक्त के लिए। फिर हमें पास्ट की एक झलक मिलती है जब शुनन के पैर में तीर लगा था जिससे वो लड़खड़ा गया था। ग्रे लिजर्डमैन उस बास्टर्ड को वहीं खत्म करने के लिए हाइप्ड थे और जिसने ये जिम्मेदारी ली वो ओवेन था, उस गंदे मेंढक को अपने हाथों से मारने के लिए डिटर्मिन्ड। एलॉय फ्रॉगमैन ट्राइब का चीफ का भी वही अंजाम हुआ जो उसके बेटे का हुआ। अब तक उसकी हड्डियां शायद किसी और के सिर की शोभा बढ़ा रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुनान की हड्डियां अब ओवेन के सिर को डेकोरेट करती हैं। जैसे ही ओवेन एक क्रूशल डिटेल एक्सप्लेन करने वाला होता है, जेल आती है और एक बच्चे को पेड़ के पीछे स्नीक करने की कोशिश करते हुए स्पॉट करती है। वो जानबूझकर बच्चे को चौंका देती है और पूछती है कि क्या वो यहाँ चीफ से बात करने आया है। तभी जेल एक छोटी लकड़ी की मूर्ति नोटिस करती है जो बच्चा गिरा देता है। जब वो मूर्ति रैक को दिखाई जाती है, वो इमीडिएटली उसे उनके गार्डियन के तौर पर पहचान लेता है। वो एक्चुअली सरप्राइज्ड हैं कि इतने छोटे बच्चे ने कुछ इतना मेटिकुलस और डिटेल क्राफ्ट किया। तारीफ सुनकर बच्चा खुशी से उछल पड़ता है और एडमिट करता है कि वो इसे चीफ रैक को गिफ्ट करने जा रहा था।
जेल ऐड करती है कि विलेज के बच्चे अक्सर एक दूसरे के लिए ऐसे फिगर्स बनाते हैं और हर बच्चे के पास एक है। बच्चा प्राउडली एक्सप्लेन करता है कि उसकी फिगरीन उनके गार्डियन को रिप्रेजेंट करती है, वो मैसिव बीइंग जिसने उन्हें उस वक्त 2-हेडेड फीन से बचाया था। रैक को गार्डियन के फिगर्स होने का आइडिया पसंद आता है। अगर सबके पास एक हो तो ये उन्हें सेफ और कॉन्फिडेंट फील कराएगा, इसलिए वो सजेस्ट करता है कि सबके पास एक होना चाहिए। अपनी ओरिजिनल कॉन्वर्सेशन पर लौटते हुए रैक ओवन से पूछता है कि वो पहले किस बारे में बात कर रहा था। ग्रे लिजर्ड मैन रिवील करता है कि उन्होंने उस केव के अंदर कुछ अजीब डिस्कवर किया जहां फ्रॉगमैन छुपे हुए थे। वो फिर इवेंचुअली सबको उस टनल तक ले जाता है। केव पहुंचने पर वो बिना हिचकिचाहट के अंदर जाते हैं। जो भी फ्रॉगमैन यहां आए थे वो मारे जा चुके हैं, जिसका मतलब है कि किसी और को अभी के लिए इस जगह के बारे में नहीं पता। वो अचानक एक मैसिव स्टोन व्हील से टकराते हैं जो इंट्रिकेट पैटर्न से कवर्ड है। ये सोचना इंसेन है कि किसी ने इतने हार्ड स्टोन को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कार्व किया। जो चीज और भी शॉकिंग है वो ये कि इस बोल्डर पर बने मार्किंग्स उसी कोलियोप्टेरा क्रीचर से मिलते हैं जिसे उन्होंने पहले बोल्डर्स से कुचला था। लगता है नेबुला भी श्योर नहीं है कि ये क्या है। पहली नजर में वो बस गेस कर सकता है कि वो किसी तरह के एंशिएंट रूइन से टकरा गए हैं। पेरिश्ड वर्ल्ड में आपको हर तरह के एंशिएंट रूइंस मिलेंगे। हर रूइन में अपना यूनिक नॉलेज या ट्रेजर्स होते हैं। अगर वो ट्रेजर ढूंढ लेते हैं तो वो शायद एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज वाले आइटम्स या टेरिफाइंग डिमोनिक प्रॉपर्टीज वाले आइटम्स भी डिस्कवर कर सकते हैं। लेकिन इस एरा में जहां सिविलाइजेशन अभी भी अपने प्राइमल स्टेजेस में अटकी हुई है, एंशिएंट नॉलेज ऑब्टेन करना उतना फ्रूटफुल नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि प्रिमिटिव होबोज बता भी नहीं सकते कि ये बोंगा आखिर है क्या। फर्दरमोर रूइंस जो स्पेशल मटेरियल्स क्रिएट या चेंज करते हैं या ब्लेसिंग्स ग्रांट करते हैं वो सिर्फ अपने नेटिव रीजन में काम करते हैं। और रैक के लिए जो एक नोमैडिक लाइफस्टाइल जीता है ये उन्हें अटली यूजलेस बनाता है। एक छोटा चांस है कि ये कोई यूनिक रेलिक हो सकता है। हालांकि नेबुला उम्मीद करता है कि ये कुछ डिमोनिक ना हो, वरना वो गए काम से। जैसे ही वो उस जायंट स्लैब के पास से गुजरते हैं वो स्पायरलिंग इलेक्ट्रिसिटी की हमिंग सुनते हैं, जैसे वो उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हो। एक अननोन एंटिटी उन स्ट्रेंजर्स का स्वागत करती है जिन्होंने डिमोनिक वर्ल्ड में एंटर करने की हिम्मत की। अंदर कदम रखते ही लिजर्डमैन खुद को नीचे की तरफ स्पाइरल होती हुई सीढ़ियों की एक भूल भुलैया में पाते हैं। इन कंफ्यूजिंग सीढ़ियों को लेने के बजाय रैक सिंपली नीचे कूदने का सजेस्ट करता है। इससे पहले कि वो और नीचे उतरें, वो नोटिस करते हैं कि ढेर सारे चूहे उनका रास्ता रोक रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये क्रीचर्स गुर्रा रहे हैं वो नॉर्मल रैट्स जैसे बिल्कुल नहीं लगते। जेल कंफर्म करती है कि वो न्यूट्रिया हैं। उन्होंने पहले न्यूट्रिया खाए हैं, लेकिन ये वाले ड्रास्टिकली अलग दिख रहे हैं सिंपली क्योंकि ये काफी बड़े हो गए हैं। एक और चीज नोट करने वाली ये है कि न्यूट्रिया नॉर्मली ग्रुप्स में ट्रैवल नहीं करते और ना ही वो अग्रेसिव होते हैं। शायद वो इस जगह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से रैक अपने सोल्जर्स को फाइट के लिए तैयार होने का ऑर्डर देता है। वो ओवरग्रोन रैट्स अपने सपोज दुश्मनों की तरफ लपकना शुरू करते हैं, बस पियर से इंपेल होने और बेकार में मरने के लिए। उनसे निपटने के बाद रैक को इतना मांस वेस्ट होते देख बुरा लगता है और सजेस्ट करता है कि वो उन्हें खाने की कोशिश करें। जेल यहां तक सजेस्ट करती है कि इन जायंट रैट्स को टेम करें और बफलोज की तरह फार्म करें। फार्मिंग की बात निकली है तो ओवन सजेस्ट करता है कि फिश फार्मिंग और भी बेहतर हो सकती है। फिश रेस करना आसान है क्योंकि वो अंडे देती हैं और अपने हैचलिंग्स का ख्याल खुद रखती हैं। वो इजीली एक डैम बना सकते हैं और हैचिंग सीजन के दौरान मछलियों को ट्रैप कर सकते हैं। अचानक एक लिजर्ड मैन सिर्फ एक इंजर्ड न्यूट्रिया को छूने से इलेक्ट्रोक्यूट हो जाता है। रैक भी उसे छूने की कोशिश करता है और उसे भी झटका लगता है। पता चलता है कि ये न्यूट्रिया एक डिमोनिक एनर्जी एट्रीब्यूट से इन्फ्यूज्ड है जिसे लाइटनिंग कहते हैं। वो फिजिकल कांटेक्ट के जरिए दुश्मनों को लाइटनिंग से स्ट्राइक कर सकते हैं। लगता है नेबुला का वर्स्ट केस सिनेरियो रियलिटी बन गया है। ये इंडीड एक डिमोनिक रूइन है। हालांकि लाइटनिंग एट्रीब्यूट को दूसरों के कंपैरिजन में रिलेटिवली वीक माना जाता है। अगर रैक इस एंशिएंट रूइन के एंड तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है तो वो ये डिमोनिक पावर ऑब्टेन कर सकता है। हालांकि सिंपली ऑब्टेन करने से वो इंस्टेंटली मेज नहीं बन जाएगा। डिमोनिक पावर हर जेनरेशन के साथ स्ट्रांग होती है, जिसका मतलब है कि फ्यूचर डिसेंडेंट्स ट्रू मेजेस बनेंगे। एक और इश्यू है, पेरिश्ड वर्ल्ड में मैजिक और डिवाइन पावर कॉन्फ्लिक्ट में है। गेम की ओरिजिनल स्टोरी के मुताबिक मैजिक का सोर्स किसी गॉड से नहीं बल्कि एक एंशिएंट ईविल से आता है। इसलिए हाई लेवल मैजिशियंस गॉड्स पर बिल्कुल रिलाई नहीं करते। वो अपनी खुद की पावर बिल्ड करने का एम रखते हैं। जैसे जैसे ज्यादा लोग मैजिशियन से इन्फ्लुएंस होते हैं और मैजिक पाथ परस्यू करते हैं, कई लोग गॉड्स में अपना फेथ खो देते हैं। फेथ में ये गिरावट प्लेयर्स को मैजिक का पाथ चूज करने से रोकती है। एक लूप होल है जिसे प्लेयर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इंट्रोड्यूस करता है। एनीवे, हम वापस रैक पर कट करते हैं क्योंकि अब वो पल है जब डिमोनिक रेलिक अपने टारगेट को टेम्प्ट करना शुरू करता है। डिमोनिक एंटिटी उभरता है, रैक से टेलीपैथी के जरिए बात करता है। वो रैक से पूछता है कि क्या वो ये ताकत चाहता है। अगर हाँ, तो एंटिटी उसे ये देने को तैयार है। क्योंकि बाकी लोग उस डिमोनिक फिगर को नहीं देख सकते, जिल रैक को खोया हुआ नोटिस करती है और सजेस्ट करती है कि वो वापस चले। लेकिन रैक कहता है वो ठीक है और अपने साथियों को रैट्स को ऑब्लिटरेट करते रहने का ऑर्डर देता है। अब तक रैक रियलाइज कर लेता है कि सिर्फ वही इस क्रीचर को देख सकता है।
टेलीपैथी के जरिए रैक पहला सवाल पूछता है जो कोई भी पूछेगा, उसकी आइडेंटिटी। क्रीचर खुद को उस स्पिरिट के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है जो इस जगह को गार्ड करती है। सिर्फ वो लोग जिनके पास ग्रेट पावर है इसे परसीव कर सकते हैं। नेचुरली रैक सवाल करता है कि वो किस पावर की बात कर रहा है। वो ये भी नोटिस करता है कि भले ही वो बिना शब्दों के कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो एक दूसरे के गहरे विचारों को नहीं पढ़ सकते। मीनवाइल नेबुला रैक को स्पिरिट ऑफ डेमोनिक मैजिक के बारे में वार्न करने का सोचता है, लेकिन वो रुक जाता है जब वो रैक की प्रोफाइल में एक नया एट्रीब्यूट नोटिस करता है। एट्रीब्यूट का नाम है डिसेप्शन। नेबुला को कोई क्लू नहीं है कि ये कब ऐड हुआ। क्लोजेस्ट गेस ये है कि रैक ने इसे शूनन की डिसीटफुल टैक्टिक से डील करते वक्त अर्न किया। ये नेबुला को थोड़ी सी रीअश्योरेंस देता है और वो डिसीजन पूरी तरह रैक पर छोड़ने का फैसला करता है।